हाँ जी, सभी लोग आ गए हैं। अच्छा लगा कैंपस? ठीक। अच्छा है भी कि अच्छा केवल लगा? अच्छा है। अच्छा लगना और अच्छा होना। चलिए, तो मुझे लगता है कि कुछ कंटेंट की भी बात हो जाए। आज सुबह से हम लोग कल के कंटेंट पे चर्चा कर रहे हैं या थोड़ा प्रश्नोत्तर किया हम लोगों ने, और थोड़ा सा हैप्पीनेस कैरिकुलम जो बार बार नाम आ रहा था वो क्या चीज़ है उसकी थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आपको क्या लगता है वो पाठ्यक्रम जरूरी है? हर जगह पर बच्चों के साथ एक पीरियड होना चाहिए। सबसे अच्छा तो इसमें एग्जाम नहीं है। 2 पीरियड होना चाहिए, ये हर्ष बता रहे हैं 2 पीरियड होना चाहिए। हम्म। कहाँ पर? हाँ जी, माइक दीजिए। हेलो जी। सर, एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो स्टोरी बता रहे थे 2-3 स्टोरी या ऐसी बताइए जो बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाए। आप पूरी किताब ही डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत स्टोरी है। नहीं, मैं बच्चों के लिए, ताकि वो क्या बच्चे क्वेश्चन करेंगे, भाव आएंगे उनके अंदर। हाँ, जैसे एक स्टोरी और है, छोटी सी सुना देते हैं। स्टोरी सुनने को बोली है। हाँ, थोड़ा और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है सर स्टोरी, मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाती है सारी चीज़ें। हाँ जी, स्टोरी सुनने को बोल रहे हैं ना आप? अच्छा, तो एक स्टोरी हमने रखी है, राबिया की सुई। राबिया की सुई एक स्टोरी है 8वीं क्लास में। जब हम हैप्पीनेस शुरू करते हैं कि हैप्पीनेस की कक्षा क्यों, पहला पहला चैप्टर है, तो उसमें राबिया की सुई। ये कहानी किसी और नाम से होगी, आप लोग हो सकता सुने भी हो। कि एक गांव में एक राबिया नाम की महिला थी। तो वो जब भी गांव में निकलती थी तो गांव वाले आपस में लड़ते रहते थे, और उनको लगता था कि इनको हम दुखी कर देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इनको हम कमज़ोर कर देंगे सुखी हो जाएंगे, इनका अपमान कर देंगे सुखी हो जाएंगे। ऐसा सोच के लोग एक दूसरे को डाउन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर कोई आक्षेप लगा के लड़ते भिड़ते रहते थे। तो राबिया थोड़ी संवेदनशील महिला थी, तो उनको ये ठीक नहीं लगता था ये लोग लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ उपाय सोचा। हाँ जी, राबिया की सुई। तो उसने एक उपाय सोचा और वो उपाय करने के लिए गई। तो एक शाम का समय हो रहा था, थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था, और बाहर एक खंभे पर लाइट जल रही थी। तो उस लाइट के नीचे राबिया कुछ खोज रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। तो गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे, बोले कि राबिया बहन आप क्या ढूंढ रही हो यहाँ पर? तो बोली मेरी सुई गिर गई है। बोले अच्छा सुई गिर गई है यहाँ? बोले हाँ। तो बोले मैं भी मदद कर दूँ? बोले हाँ कर दीजिए। तो वो लोग भी ढूंढने लग गए। तब तक कुछ लोग और आ गए। बोले आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? तो बोले राबिया बहन की सुई गिर गई है, वो ढूंढ रहे हैं। बोले हम भी मदद कर दें? बोले कर दीजिए। वो भी ढूंढने लग गए। तो जो आता था पूछता था, ढूंढने लग जाता था। ठीक है, तभी वहां पर एक व्यक्ति आया, उसने प्रश्न कर दिया राबिया से कि बहन ये बताइए, सुई तो हम ढूंढ लेंगे लेकिन सुई गिरी कहाँ है, एक कोई स्पेसिफाइड एरिया बताइए तब हम वहां ढूंढ लें। अब सुई गिरी हुई है, सब ढूंढ रहे हैं, तो कोई जगह बताइए जहां गिरी है। बोली वो तो मेरे घर में गिरी थी। बोली अरे तो ढूंढ कहाँ रहे हैं? बोले जहां उजाला वहां ढूंढ रहे हैं। वहां तो अंधेरा है। तो चीज गिरी कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहे। क्यों? क्योंकि उजाला वहां है। मतलब कल से जो चर्चा चली थी कि क्यों रूप पद धन बल में ही सुख की तलाश में है, क्योंकि यहां उजाला है। मतलब इसको भोग के हम देख चुके हैं।
तो ये इस तरह से हम देखेंगे तो तब उन्होंने गांव वालों से कहा कि वही तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं कि आप लोग जो लड़ाई झगड़े करते रहते हो उससे लगते हो आपको लगता है कि आप खुश हो जाएंगे, उसमें खुशी है नहीं, है कहीं और, ढूंढ कहीं आप लोग और रहे हो और उसमें संबंध रोज खराब कर रहे हो। तो असली उस चीज को पकड़ो जहां आपकी खुशी खो गई है। आपकी खुशी किसी पड़ोसी के यहाँ नहीं खोई है, आपकी खुशी किसी के गाड़ी में नहीं खोई है, आपकी खुशी किसी के साड़ी में नहीं खोई है, आपकी खुशी किसी के बंगले में नहीं खोई है, आपकी खुशी किसी के कपड़े में नहीं खोई है। आपकी खुशी आपके नासमझी में, अंधेरा जहाँ है वहाँ खोई हुई है, एक अंधेरी जगह पे खोई हुई है, यानी नासमझी में खोई हुई है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ऐसा राबिया ने कहा। अब इस पे फिर प्रश्न करते हैं, जैसे उसमें रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है वैसे इसमें भी है कि आप अपने लिए ऐसा बताएं जब आप जो है तलाश कहीं और रहे होते हैं और वो चीज़ कहीं और होती है, लेकिन आपको चूंकि भरोसा नहीं है उस चीज़ पर इसलिए दूसरे जगह खोज रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को किसी कारण से दुखी है तो टीवी चला के देख रहे हैं, रिमोट बदल रहे हैं और वो अंदर अंदर दुख और बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिमोट बदलते जा रहे हैं। क्या? वही गाना पीता हूं ठीक है, गम भुलाने को पीते हैं, दूसरे पता नहीं किसको गम में डाल देते हैं। तो कुल मिला करके हम सब ये कर रहे हैं कि ढूंढ कोई चीज जहां रहे हैं वो चीज वास्तव में खोई कहीं और है। हम सारा समाधान शरीर से पाना चाह रहे हैं, जबकि नासमझी कहां है? जीवन में। क्यों हम शरीर से सारा समाधान चाह रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही मान बैठे हैं। जीवन नाम की कोई सच्चाई का हमको पता ही नहीं है, सूचना ही नहीं है, अपने में कभी जाना नहीं है। जाना है तो उसकी स्पष्टता नहीं है, सूचना भी है तो उसकी स्पष्टता नहीं है। अगर ये जान भी गया है कि जीवन के अलावा भी कोई चीज है, जो मेरे शरीर के अलावा भी कोई चीज है जो हमारे शरीर को चला रही है, लेकिन उसकी कोई स्पष्टता नहीं है, उसको पहचानने का हमको कोई तरीका नहीं पता है, उसको हम क्रिया के रूप में, एक्शन के रूप में, हम एक्टिविटी के रूप में हम नहीं देख पा रहे हैं, अपने अंदर उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। मन हमने बहुत सुना, आत्मा बहुत सुना, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? वो कोई क्रिया है या बिना क्रिया के है? उसको मैं कैसे पहचानूंगा? तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए वो चीज हमको उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन शरीर से रसगुल्ला और समोसा खाने से अच्छा लगता है, ये हमको पता है, इसलिए हमको लगता है सुख तो उसी में मिलेगा। इंद्रियों से हमने जो जो कुछ भोगा है उसका सुख हमको थोड़ा बहुत मिला है, इसलिए हमको लगता है मिलेगा तो उसी से। तो इसकी भी चर्चा हम 2-3 दिन तक इस कहानी की करते हैं। ऐसे ही एक कहानी है 3 मजदूर 3 नजरिए। ये कहानी बहुत पॉपुलर है। हाँ, इसको हम लोगों ने स्कूल बनाने से जोड़ दिया था। आप लोग सुने हैं? हाँ, कुछ लोग पुराने लोग सुने होंगे कि एक आदमी कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक स्कूल बन रहा था, स्कूल बनाने का काम चल रहा था, तो उसमें मजदूर लगे हुए थे। तो एक मजदूर से उसने पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो बोले मजदूरी कर रहा हूं, रोजगार कमा रहा हूं। बोले अच्छा, फिर आगे बढ़ गया। दूसरे से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? बोले आपको दिखता नहीं, स्कूल बना रहा हूं, काम मिला है बना रहा हूं। फिर तीसरे मजदूर से आगे बढ़ा, उससे पूछा भाई आप क्या कर रहे हो? बोले मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं शिक्षा का केंद्र बना रहा हूं, शिक्षा का मंदिर बना रहा हूं, विद्या का मंदिर बना रहा हूं। ये जब बन जाएगा तो इसमें बहुत सारे बच्चे आकर के पढ़ेंगे, ज्ञान संपन्न होंगे, वो अपनी जिंदगी में जिस चीज को वो सफलता मानते हैं, जिंदगी की जो सफलता है उसको पाएंगे। उनके परिवार भी खिल जाएंगे, वो भी खिल जाएंगे, देश के लिए समाज के लिए अच्छा काम करेंगे।
मैं ऐसा शिक्षा का केंद्र बना रहा हूं। तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे कि 3 काम कर रहे थे? लेकिन तीनों का नजरिया ऐसा, आप जांच के देखिए। हम अपनी, तो अब इसमें क्या चीज है कि अगर हम किसी काम को देखिए, काम तो उतना ही है, सबके पास काम उतना ही है। क्या हम शरीर को चला रहे हैं, शरीर को सुविधा चाहिए। शरीर को चला रहे हैं तो शरीर को सुविधा चाहिए। मैं जीवन हूं इसलिए जीवन को समझ भी चाहिए। तो सब कर रहे हैं 2 ही तरह का काम, सुविधा का उत्पादन, उसका उपयोग, और समझने का काम। अगर समझने का काम इस तरह से नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरह से कर ही रहे हैं। आप दिन रात मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, गूगल में कुछ कर रहे हो तो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन कुछ तो लगे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान अवस्था की इकाई है तो ज्ञान की तलाश में रहेगी ही रहेगी। लेकिन उसको करते समय हमारा नजरिया क्या है? तो फर्क नजरिए से पड़ता है, उससे हमारे अंदर के उत्साह में फर्क आ जाता है। जैसे एक माँ अगर किचन में, माँ या जो भी, मतलब जो भी खाना बना रहा है वो माँ ही है, वो पुरुष हो महिला हो। अगर कि कोई मेरा भाई घर में खाना बना रहा है तो माँ ही है, क्योंकि मेरे शरीर के पोषण के लिए बना रहा है। तो कोई खाना बना रहा है घर के अंदर और उसको एक बोझ समझ के बना रहा है कि ये कहाँ से मेरे जिम में आ गया, और कैसे ये लोग जो है पता नहीं होटल से मंगा के नहीं खा सकते थे, दिमाग खराब कर दिए, हमको टेंशन में डाल दिए, चलो अब आटा गूंथो, रोटी बनाओ, ये करो वो करो, सब्जी काटो। इस तरह से बना रहे हैं। और कोई कह रहे हैं भाई रोज बनाते हैं, आज और बना देंगे, क्या करना है भाई रोज बनाते हैं और बना देंगे, क्या करना है, थोड़ा जाने दो। लेकिन एक है वो बना रहा है खाना, ये सोच के बना रहा है कि इस खाना को जो खाएगा उसके शरीर का पोषण होगा, उसके शरीर को एनर्जी मिलेगी, उसके शरीर में रिपेयर मेंटेनेंस जो है उसके लिए उपयुक्त पदार्थ मिलेंगे। इसलिए इस खाना को बनाते समय इसकी पोषकता को ध्यान रखा जाए, इसमें तेल मसालों का कैसे संयोजन किया जाए, कैसे इसको पकाया जाए कि इसकी पोषकता न खत्म हो और स्वाद भी रहे। जैसे हमारा जब 6 महीने का अध्ययन शिविर शुरू हुआ अछोटी में, तो वहां पर जो कुक थे जालंधर भाई, अभी तो वहां पर वो हैं हेमराज, उस समय हेमराज छोटे थे, तो नागराज जी बुलाए, ऐसे सभा लगी थी, तो बोले कि बताइए खाना कैसा बनाएंगे, ये लोग यहाँ 6 महीने रहने वाले हैं। तो बोले अच्छा बनाएंगे। बोले अच्छा मतलब क्या? तो फिर वो कुछ नहीं बोले। तो बोले अच्छा मतलब जो स्वादिष्ट भी हो और उसके अंदर पोषकता भी हो। केवल स्वादिष्ट हो और पोषण ना हो नहीं चलेगा, पोषण हो और स्वादिष्ट ना हो तो भी नहीं चलेगा। तो ऐसा बनाइए जिसमें पोषण भी हो और स्वाद भी हो, जिससे कि ठीक से खाएं सब लोग। तो भोजन का मतलब ये नहीं है कि उबला हुआ किसी तरह से गटका दीजिए गले के नीचे, खाइए। अगर किसी को उबला खाने, जैसे मुझे एक बार कुछ दिक्कत हो गई थी तो उबला हुआ खाने को कह दिया गया था, तो उबले की ऐसी आदत पड़ गई कि जब उबले के बाद मसाला मिलने का लगा तो हमको अच्छा ही नहीं लगता था, उसी का स्वाद लग गया। तो किसी को उबले का स्वाद लग गया है तो उसको उसी में अच्छा लगेगा। लेकिन भोजन बनाते समय अगर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ये भोजन शरीर के पोषण के लिए बनाया जा रहा है, तो उसमें पोषकता सुनिश्चित होगी, इस भाव से उसको बनाया जाएगा और निश्चित रूप से वही भोजन ग्रहण करने योग्य होता है। तो हमारा दृष्टि अच्छा, और तीनों में अंतर देख लीजिए। जो बनाने वाले में जो बोझ समझ के बनाता है वो निश्चित रूप से थकेगा, बीमार हो जाएगा। जो रूटीन वे में बनाता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उत्साह से बनाता है वो भोजन बनाने के बाद भी उत्साह में रहता है, खुशी में रहता है, उससे उसका ही फायदा होता है। आप खुश हैं तो उससे आपका ही फायदा होना है। मैं आपको खुश देखूंगा तो मुझे भी फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपको होना है। तो कुल मिलाकर के काम उतना ही करना है, फर्क केवल नजरिए का है। तो आप लोग जांच करके देखिए, जो काम आपको पढ़ाई का काम दिया गया आप किस नजरिए से कर रहे हैं? पास होने के लिए कर रहे हैं, नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं, या समझ के लिए कर रहे हैं कि हमको समझना है?
जब समझ के लिए करते हैं तो ठीक से समझते हैं, ठीक से समझते हैं तो परीक्षा भी पास करने की संभावना है, नौकरी भी पाने की संभावना है। ये अलग बात है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत समझ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, आपको ट्रिक आने चाहिए, ट्रिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो वो स्किल है, वो क्या है, स्किल है। लेकिन आपके जिंदगी भर वो स्किल काम नहीं आएगी, एक बार परीक्षा पास करने में आएगी, जिंदगी भर तो वो काम आएगी जो कि आपने शिक्षा में, समझ में अपने सुधार किया है। इसलिए हमेशा शिक्षा को ग्रहण किया जाए तो समझने के लिए। ऐसे कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी किस दृष्टि से कर रहा है, कोई कर रहा है यार सरकारी नौकरी है, करो, क्या करना है, तनख्वाह पाना है, करो। कोई कह रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई नौकरी है, कर रहे हैं। कोई कह रहा है जो हमको जिम्मेदारी मिली है उसको हम बहुत बढ़िया से, ईमानदारी से, बहुत पारदर्शिता से करेंगे। और जो ईमानदारी से, बढ़िया से, मेहनत से, पारदर्शिता से उस नौकरी को करता है, उसका सबसे बड़ा फायदा उसको मिलता है कि वो खुश रहता है। तो काम वही है, नजरिए का फर्क होता है। तो हम किस नजरिए से काम करें, ये हमारी मौज है। हम किस नजरिए से काम कर रहे हैं, ये हमारी मौज है। अब आप किस मौज में हैं अपना देख लीजिए, अपनी अपनी मौज के मालिक आप हैं, देख लीजिए। अच्छा नंबर तो लाना ही है। जैसे मैंने अपने बेटे को कहा जब वो स्कूल जाने लगा फर्स्ट में, तो मैंने कहा देखो पढ़ाई में ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि जिस क्लास का आपका जितना सिलेबस है उसको पूरा समझ लेना है, बस। उसके बाद अगले क्लास में जाना है, फिर अगले क्लास का जितना सिलेबस है उसको उसी क्लास में समझ लेना है। अगर आप पिछले क्लास का कुछ चीज समझे नहीं है तो अगले क्लास में आप सोचेंगे कि समझे, फिर आप उसी समय पीछे हो गए, फिर आप पीछे होते ही चले जाएंगे। इसलिए उस क्लास की पढ़ाई का जो कोर्स है उसी क्लास में उसको निपटा देना है, एक एक चीज। जहां से भी उसके स्रोत मिल जाए आपको समझने के, गूगल मिल जाए, टीचर मिल जाए, भाई हो, बहन हो, लेकिन आप छोड़िए मत, उसमें हर चीजों को समझ लीजिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि अगले क्लास में अगली चीज आने वाली है। फिर आपका पिछला छूटा रहेगा तो अगला आ जाएगा, तो पिछला सा कैसे करेक्ट करेंगे, दिक्कत होगी। तो केवल इतना सा काम है और ज्यादा नहीं है, किसी भी क्लास का कोर्स बहुत बड़ा नहीं है। और एनसीईआरटी में 8वीं तक तो कुछ भी नहीं है कोर्स, 4-5 महीने में पढ़ के खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 साल मिला हुआ है, तो खूब बढ़िया से उसको देखिए, करिए। देखिए मैथ्स पढ़िए तो उसको बढ़िया से पढ़िए, मैथ्स की आवश्यकता है। साइंस पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, उसमें पदार्थ विज्ञान और प्राणावस्था, जीवावस्था की बात है। आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, उसमें हो सकता है कि आप ना संतुष्ट हों, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था बताई जा रही है उस तरह की व्यवस्था शायद ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़िए क्योंकि परीक्षा देना है। लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है, तो आगे जिस जिस लैंग्वेज में आपको ज्ञान की अपेक्षा है उस लैंग्वेज को पढ़िए। अगर आपको कुछ किताबें अंग्रेजी की पढ़नी है तो आपको अंग्रेजी लैंग्वेज आना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज आना पड़ेगा, तभी इंग्लिश की किताबें पढ़ पाएंगे। आपको संस्कृत की किताबें पढ़नी है तो आपको संस्कृत लैंग्वेज आना पड़ेगा। हिंदी की किताबें पढ़नी है तो आपको हिंदी लैंग्वेज आना पड़ेगा। लेकिन किताबें क्यों पढ़नी है, ज्ञान के लिए, समझ के लिए। तो देखिए भाषाओं में आपस में झगड़ा नहीं है, सब भाषाएं एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। जैसे उर्दू, उर्दू कोई भाषा नहीं है, ये बोलचाल के लिए एक काम चलाऊं, एक जैसे हिंदी, हिंदी भी भाषा नहीं है, ये बोलचाल के लिए एक जुगाड़ है। हाँ, जैसे हिंदी के अधिकतम शब्द जो हैं वो संस्कृत के हैं। हिंदी का अपना मौलिक जो है वो क्रियापद है, करिए, रखिए, जाइए, आइए, सोइए, ये सब चीजें जो है ये हिंदी के हैं। बाकी शब्द ज्यादातर संस्कृत के हैं। ऐसे ही आप उर्दू देखने जाएंगे तो उर्दू में ज्यादातर शब्द फारसी के हैं, क्रियापद हिंदी का है। तशरीफ रखिए, तशरीफ लाइए, आप देखिए ना, पूरा क्रियापद हिंदी का है।
ऐसे ही आजकल इंग्लिश हम बोलते हैं तो इंग्लिश हिंदी मिक्स बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, उससे लोगों तक बात पहुंच जाती है, ठीक है, क्या दिक्कत है, उससे कोई हिंदी इंग्लिश का झगड़ा नहीं है, लेकिन भाषा वालों का आपस में झगड़ा है। तो ये सब झगड़े में मत पड़िए, आपको जैसे समझ में आता है, जो किताब पढ़नी है वो भाषा को पढ़िए। भाषा कोई खराब नहीं होती, भाषा जो है उसका अर्थ ही है जिससे भास जाए, जिससे भास हो जाए, वो भाषा है। और भास किस चीज का होता है? सत्य का ही भास होता है, असत्य भासने की कोई आवश्यकता नहीं है। असत्य को भासने, आभास होने की क्या जरूरत है? तो जिससे सत्य भास जाए वो भाषा है। चलिए, नहीं तो अभी धीरे धीरे से हम लोग भाषा विज्ञान में भी घुस जाएंगे। तो हो गया ना कहानी, बाकी आप किताब डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ जी, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मानव है ये केवल शरीर नहीं है। तो मानव है क्या फिर? शरीर प्लस जीवन है। शरीर प्राणावस्था की इकाई है, कोशिका से बनी हुई है, प्राणावस्था की इकाई है। इसके लिए हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जूलॉजी, ये सब पढ़ते हैं। उसमें हम शरीर को, शरीर क्रिया को पढ़ सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में, कोर्स में है। जीवन को चैतन्य बोलते हैं और शरीर जड़ है। जड़ का मतलब जहां सोच विचार नहीं होता। जीवन चैतन्य है। जीवन शरीर को चलाता है। जीवन शरीर को चलाता है। जीवन को भी, इसलिए जिस चीज को चला रही है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। चैतन्य का मतलब ये है कि जिसमें कल्पना होती है, जिसमें सोच विचार होता है, जिसमें प्रयोग चलता है, वो सब चैतन्य है। यहां एक चीज लिखा था, सुविधा से सुख नहीं, सुविधा से सुख नहीं। शरीर एक सुविधा है, शरीर एक सुविधा ही है और शरीर को ही सुविधाएं चाहिए। तो सुविधा से सुख नहीं, शरीर का कितना भी उपयोग कर ले इससे सुख सुनिश्चित नहीं होगा। और इसका उल्टा भी सही है, सुख से सुविधा नहीं। अगर हम ज्ञान संपन्न हो गए, हम समाधान संपन्न हो गए, हम निरंतर सुख में आ गए, अब तो हमको कुछ नहीं करना है, अब हम बिस्तर पे लेटे रहेंगे, खाना अपने आप मेरे मुंह में आएगा, पेट अपने आप भर जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप सुखी हो गए हैं तो भी आपको भोजन के लिए, आवास के लिए, सुविधा के लिए श्रम ही करना है, वही उपाय है। तो जैसे सुख से, सुविधा से सुख नहीं है, वैसे सुख से सुविधा नहीं है। बस इतना होता है कि अभी जो नासमझी में हम सुविधा के दबाव में हैं, जब सुखी हो जाते हैं तो सुविधा के दबाव में नहीं रहते, सुविधा मेरे दबाव में रहती है। क्योंकि अब मैं अपनी आवश्यकता को पहचानने लगा हूं। अब मेरी आवश्यकता कोई पड़ोसी, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई टेलीविजन, कोई सोशल मीडिया, कोई होर्डिंग नहीं तय करता। मैं परिवार के बीच में हम बैठ करके बातचीत करते हैं, मेरे परिवार में कितने अनाज की जरूरत है, कितने कपड़ों की जरूरत है, कितने किराया भाड़े की या कितने बड़े गाड़ी की जरूरत है, कितने बड़े मकान की जरूरत है। अपने घर के सदस्य बैठ करके तय करते हैं, संवाद पूर्वक, सभा विधि से घर के अंदर तय हो जाता है।
उसके लिए कितने लोग श्रम में लगेंगे, कौन कौन श्रम कर सकते हैं। घर में देखिए हर तरह के लोग रहते हैं। घर में छोटा बच्चा भी रहता है, घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, घर में युवा भी रहते हैं, घर में कोई बीमार भी है, घर में पुरुष भी है, घर में महिला भी है। और मैं तो ये कहता हूं एक घर के अंदर जितनी विविधता है उतनी विविधता ही पूरे संसार में भी है। इसलिए जिसको घर के अंदर जीना आ गया उसको संसार में जीना आ जाएगा। आप देखिए एक घर में एक दिन का जना हुआ बच्चा भी हो सकता है और एक बिस्तर पे लटके हुए और बिल्कुल ही मृत्यु के करीब कोई वृद्ध भी हो सकते हैं। घर के अंदर पुरुष भी है, महिला भी है। पुरुष जो हैं अलग अलग आयु वर्ग के हैं, अलग अलग कद के हैं, अलग अलग रंग रूप के भी हैं। महिला भी है, महिला कुछ उसी घर में जन्म ली है, कुछ महिला जो है दूसरे घरों से आई हैं, जो उस घर में जो जन्म नहीं ली है, जिनका शादी होकर उस घर में आई हैं, वो उस घर में पैदा नहीं हुई, ऐसी भी महिलाएं उस घर में हैं। उनका भी सबका रंग रूप अलग है, हाइट भी अलग है। कितनी विविधता है एक ही घर में, इतनी विविधता पूरी दुनिया में भी है। तो घर भी अपने आप में एक सभा ही है। तो घर के अंदर सभा में तय हो गया कौन श्रम करेगा, उत्पादन करेगा। अब कोई बुजुर्ग है तो श्रम उत्पादन तो नहीं करेगा, कोई बच्चा है तो श्रम उत्पादन में तो नहीं लगेगा, नौकरी करने तो नहीं जाएगा। तो कौन कौन है जो कोई उत्पादन में लगेगा, श्रम में लगेगा, नौकरी रोजगार में लगेगा। कितने रोजगार की आवश्यकता है, कितने इनकम की आवश्यकता है। हमारे घरों में कोई बैठ करके आज तक तय नहीं कर पाता है कि मेरे घर का खर्चा कितना है। बस बजट, जो बजट बोलते हैं वो हमारे घर का कितना है, ये मैक्सिमम घरों में पता ही नहीं है, तय ही नहीं होता। तो जब हमको, क्योंकि आय किस लिए, इनकम किस लिए, खर्च करने के लिए, व्यय के लिए। आय किस लिए, व्यय के लिए। व्यय का जगह हमको पता हो तब आय सुनिश्चित होती है। क्योंकि व्यय का जगह पता नहीं है इसलिए आय सुनिश्चित हो ही नहीं पा रही है कि कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, पता ही नहीं है। तो घर के अंदर सभा विधि से बैठ के तय होता है कि हमको कितने इनकम की आवश्यकता है, उसमें कौन कौन लगेंगे। बाकी बचे हुए लोग किस में लगेंगे, तो ज्ञान के लिए लगेंगे, समझ के लगेंगे, कुछ समाज के लिए लगेंगे। ऐसे करके सभा में तय हो जाता है। फिर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी में निकल जाते हैं, बढ़िया परिवार चलता है। मतलब ये अभी कल्पना है, ऐसा हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर में, शरीर से बाहर निकली हुई एक चीज है, वो है नाक। क्या है? नाक। यही सबसे ज्यादा आड़े आती है। हाँ जी, क्या आड़े आती है? नाक। घर के अंदर भी नाक ही आड़े आती है, घर के बाहर भी नाक ही आड़े आती है। नाक के चक्कर में हमने सारे संबंध खराब किए। नाक मतलब ईगो, हमारा अहंकार, रूप का, पद का, धन का, बल का, और उसी अहंकार को हम बढ़ाना चाहते हैं। हैं? पता नहीं, किसी की कटी रही होगी कभी। प्रचलन में तो यही है, देखो नाक मत कटा देना। अरे तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी। ठीक है, तो ये नाक जो है यही समस्या है। ये नाक क्या है? ये नाक रूप है, पद है, धन है, बल है, और इसी को और हम बढ़ाना चाहते हैं, इसी को और बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए ही परिवार में भी क्लेश है, इसके लिए ही समाज में भी लड़ाई झगड़े हैं। लड़ाई झगड़ा पड़ोसी से हो गया, खूब झगड़ा हो गया, पुलिस आ गई, पुलिस ने वसूल लिया, जितना इससे भी वसूल लिया, उससे भी वसूल लिया, सब चीजें हो गया। बाद में पता चला कि भैया झगड़ा क्यों हुआ था? बोले वो हमारे तरफ एक गिलास पानी फेंक दिए थे। होता है कि नहीं होता है? अंत में यही पता चलता है कि मेरे घर के तरफ वो एक गिलास पानी फेंक दिए थे, उसी में गोली चल गई। क्यों? नाक।
हम आदमी को आदमी के रूप में नहीं देख पाते। आदमी को आदमी के रूप में तभी देखते हैं जब हम जीवन को समझ पाते हैं। तो जीवन को समझना एक सबसे बड़ा काम है। जीवन को समझना सबसे बड़ा काम है। जीवन में क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं, जितना देख पाते हैं हम लोग। हाँ जी, जीवन या मैं कहिए, इसको आई कहिए, सेल्फ कहिए, जो आपको अच्छा लगे वो कहिए। इस दर्शन में इसका नाम जीवन रखा गया है। मैं कहिए, आई कहिए, सेल्फ कहिए या जीवन कहिए। जीवन मतलब जो जीना चाहता है। अभी वो सब आएगा। अभी इसी सभा में आत्मा भी लाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। तो जीवन में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कल्पना। कल्पना, इमेजिनेशन। कितनी होती है? घटती नहीं है। किसी उम्र में, उम्र का, लिंग का, रंग का, रूप का, आयु का, देश का, क्षेत्र का, भाषा का, बोली का, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे। कल्पना सभी में, बीमार का, स्वस्थ का कोई असर नहीं पड़ता। कल्पना सब में असीम पाई जाती है। ये कल्पना जो होती है, इसको अगर हम देखें तो इसके तीन रूपों को मिला करके, तीन चीजों को मिला के हम कल्पना कहते हैं। एक तो मेरे अंदर इच्छा होती है, दूसरा मेरे में विचार चलता है, और तीसरा मेरे में आशा होती है। डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, इच्छा, विचार और आशा, ये मेरे में चलती है। इन तीनों को मिला करके बोलते हैं कल्पना। जब मेरे अंदर कल्पना चलती है तो क्या चीज चलता है? कोई इच्छा आती है। जैसे कल चर्चा किया था, उड़ने की इच्छा, उड़ते उड़ते चाय पीने की इच्छा, उड़ते उड़ते समोसा खाने की इच्छा, गरम गरम चाय पीने की इच्छा, गिरने की इच्छा, गिरते समय चाय पीने की इच्छा। ठीक है, इस कंपनी का कपड़ा पहनने की इच्छा, उस कंपनी के कपड़े पहनने की इच्छा, इस ब्रांड का जूता पहनने की इच्छा, उस ब्रांड का जूता पहनने की इच्छा, इस देश में घूमने की इच्छा, उस राज्य में जाने की इच्छा, ऐसे घर में रहने की इच्छा, बड़े घर बनाने की इच्छा। ये सब मेरे में इच्छा होती है। जैसे मैं रोड पे खड़ा हूँ और हाईवे है और मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने से एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार निकल जाती है। जी नमस्कार सभी को। कान यही था कि कान केवल था? क्या बोला हूं? हाँ, इसको तो सुन लीजिए, अब कार आ गई है। तो मैं हाईवे पे खड़ा हूं और मेरे सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार निकल जाती है। मेरा शरीर तो वहीं रहता है, जीवन उसी में चिपक के चला जाता है। अब सपने में भी वही आता है। क्या चीज है? इच्छा। इच्छा। कहीं से निकल रहा हूं, कोई मुझे मकान दिखता है बड़ा सा, या जैसा मेरा एक कल्पना में था वैसा मकान दिखता है, तो मैं तो वहां से शरीर को लेकर चला गया, शरीर तो वहां से चला गया, मैं वहीं चिपका हुआ हूं। ये क्या है? इच्छा। इच्छा। इच्छा मेरे में होती ही है। अभी हम इच्छा से ड्राइव ही है। खाने की इच्छा हो रही है।
आज शाम को तो आलू का पराठा खाने का मन कर रहा मतलब इच्छा हो रही है। अभी कुर्सी पर आप बैठे हैं, जैसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं, फिर कोई सोच रहे हैं थोड़ा यार गद्दे पर बैठने की थोड़ी इच्छा हो रही है। इच्छा होती ही रहती है, मेरे में होती रहती है, मैं इसको अपने में देख सकता हूं। अर्थात मैं इच्छा एक जीवन की क्रिया है, जीवन की क्रिया को मैं अपने अंदर देख सकता हूं। ये शरीर की क्रिया नहीं है इच्छा। शरीर को कोई इच्छा नहीं होती। शरीर में केवल संवेदना आती है, भूख की, प्यास की, गर्मी की, ठंडी की, जलन की, इस तरह से संवेदनाएं आती हैं। शरीर के अंदर से केवल और केवल संवेदना आती है। उस संवेदना को पहचानने वाला भी जीवन ही है। शरीर स्वयं के संवेदना को भी पहचानती नहीं है और शरीर स्वयं के संवेदना की पूर्ति करने की क्षमता भी नहीं है, निर्णय भी नहीं ले पाती। अब जैसे उस कल चर्चा किया था, शरीर को भूख लगा है, जीवन कहता नहीं खिलाऊंगा, नवरात्र का व्रत है। तो शरीर अपनी संवेदना की पूर्ति में भी अक्षम है, क्योंकि निर्णय लेने वाला मैं हूं। तो इच्छा मेरे में होती है, इच्छा शरीर में नहीं होती। तो मेरे अंदर जो जो इच्छा हो रही है, जब भी इच्छा हो रही है, अभी तक जो इच्छाएं हुई हैं, वो सब क्या है? मेरे जीवन की क्रिया है। वो शरीर की क्रिया नहीं है, जीवन की क्रिया है। फिर उस पर मेरा कुछ विचार चलता है। जो मेरे में इच्छा हुई उस पर मेरा विचार चलता है। उस विचार के आधार पर मैं किसी निर्णय पर पहुंचता हूं। वो निर्णय किस अपेक्षा में होता है? सुख की अपेक्षा में होता है। जो भी मेरी इच्छा हुई उस पे मेरा विचार चला, उस विचार के आधार पर अब मैं कोई निर्णय लेने वाला हूं और वो निर्णय सुख की अपेक्षा में होता है, कोई निर्णय दुख की अपेक्षा में नहीं होता। जैसे उदाहरण, मेरा मिठाई खाने का इच्छा हो गया, पेड़ा खाने का इच्छा हो गया या रसगुल्ला खाने का इच्छा हो गया। अब हो गया इच्छा, अब क्या करेंगे आप? रोक देंगे क्या? मेरा इच्छा हो गया रसगुल्ला खाने का, अब क्या होगा? अब मेरा उस पर विचार चलेगा। क्या विचार चलेगा? कि मुझे कौन सा वाला रसगुल्ला अच्छा लगता है, पीला वाला कि सफेद वाला, ठीक है, कि काला वाला, माने गुलाब जामुन, ये भी तो रसगुल्ला ही है। कौन वाला अच्छा लगता है? फिर हित देखूंगा कि मेरे लिए कौन सा ठीक है। अगर शुगर है तो कहीं शुगर फ्री वाला मिलता है क्या? थोड़ा अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूंगा। फिर देखूंगा कि सस्ता महंगा कहाँ का ठीक लगेगा, कौन महंगा देता है, कौन सस्ता देता है, घर के करीब वाला है वो थोड़ा सस्ता मिलेगा या दूर से मंगाया जाए कहीं से। ये सब मेरे में विचार चलता है। खाना क्या है? रसगुल्ला। उसके लिए क्या चल रहा है? इच्छा हुई है क्या चीज खाने की? रसगुल्ला। अब उस पर क्या चल रहा है? विचार। कौन वाला अच्छा है? देखिए स्लिप हो गया क्या? वो कुर्सी स्लिप हो गई। इधर सोफे पे आ जाइए, वो थोड़ा वजन से स्लिप हो गई होगी। हाँ जी, चलिए, कोई सेवा की आवश्यकता हो तो आप चलिए। तो क्या हुआ? रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई। हाँ जी, नमस्कार। रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और उस इच्छा पे मेरा विचार चला, कौन वाला अच्छा होगा। बीकानेर, जैसे हमारे यहाँ अगर गाजियाबाद में देखेंगे तो 4-5 तरह के हैं। बीकानेर वाला, हल्दीराम, ठीक है सब ये ब्रांड राजस्थान के ही बेच रहे हैं दिल्ली में। बीकानेर वाला, हल्दीराम, कलेवा, BTW, फलाना, मतलब ऐसे करके, अग्रवाल, ऐसे स्वीट्स, ऐसे हैं नाम सब। तो कौन वाला, कहाँ का? नाम तो बोलते नहीं जी, बीकानेर वाले का अच्छा होता है। अच्छा, वो मुझे अच्छा लगे, यानी प्रिय कौन सा है। फिर हित, कि मतलब मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा, मतलब कहाँ हाइजेनिक मिलता है, ये भी हम देखते हैं।
ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई गंदे संदे जगह पे बन रहा और हम ले लें, नहीं यार यहाँ बहुत गंदे संदे जगह बनता है, ये नहीं लेंगे। यानी अपना हित भी सोच रहे हैं, हाइजीन भी सोच रहे हैं, फिर लाभ भी देख रहे हैं कि बहुत महंगा तो नहीं है, हमारा पॉकेट कितना अलाउ करता है, लाभ भी देख रहे हैं। इसके आधार पर विचार चलता है मेरे अंदर। फिर मैं सारा विचार करने के बाद निर्णय लेता हूं कि अग्रवाल वाले का खाऊंगा। अब इस निर्णय पे पहुंच गया क्योंकि वही खाने से हमको सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो मैं किसी को झोला पकड़ाता हूं, पैसा पकड़ाता हूं, भैया अग्रवाल वाले का आप मिठाई लेके आ जाओ, रसगुल्ला लेके आ जाओ। तो निर्णय हो गया, ठीक है। अब निर्णय के बाद वो रसगुल्ला आ गया, अब उसको हम खाए। खाने के बाद क्या होगा भाई? यदि अच्छा होगा, जैसा सोचा था, तो सुखी होंगे, सुख होगा। और अगर जैसा सोचा था खाया वैसा नहीं है तो क्या होगा? दुख होगा। अब दुख हुआ तो क्या करेंगे? पहले तो कोसेंगे, किसने बताया था अग्रवाल का ले आओ, उसको कुछ पता नहीं है। अच्छा, जो ले आया था उसको कोसेंगे, अरे यार तुम कौन से अग्रवाल पे, नकली वाले पे तो नहीं चले गए थे, बताओ ऐसा बताया गया था, उसमें स्वाद ही नहीं है, ठीक ही नहीं है, स्पंजी ही नहीं है, कैसा रसगुल्ला, पैसा बर्बाद हो गया। फिर क्या करेंगे? इस पे दुख जो हो रहा है, उस दुख को व्यक्त करते हुए फिर नई इच्छा होती है कि अब की बार तो अग्रवाल वाले से नहीं, अब की बार तो हल्दीराम से ही मंगाएंगे। नई इच्छा हो गई। और अगर सुखी हुए तो कितनी देर तक रहेंगे रसगुल्ला खा के सुखी? कुछ देर, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद फिर स्वाद गया, फिर खत्म, फिर दुखी हो जाएंगे। यार रसगुल्ला तो खाया था, लेकिन क्या करूं, वो तो बस उतना स्वाद आया, अब तो स्वाद नहीं आ रहा है, क्या करें? फिर रसगुल्ला मंगाओ कहीं और से, फिर नई इच्छा। तो यानी सुखी हुए तो भी बाद में दुखी होते हैं, दुखी तो दुखी यही है, फिर नई इच्छा, नई इच्छा, फिर विचार, फिर आशा, फिर निर्णय, फिर किया, फिर सुखी दुखी, फिर नई इच्छा। तो ऐसे ही चक्कर में हम घूम रहे हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? तो ऐसे ही चक्कर में हम घूम रहे हैं। इच्छा विचार आशा, इच्छा विचार आशा, इच्छा विचार आशा, इच्छा विचार आशा। हाँ, वही सोचना ही कल्पना करना है, ठीक है। अब हम उस कल्पना में क्या क्या चीजें आती हैं, कल्पना का कंटेंट क्या होता है? तो इच्छा विचार आशा होती है, यही कल्पना में होता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा कर रही है। जैसे अभी सोच रहे होंगे कि अभी टी ब्रेक होगा, चाय पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा। कुछ लोगों का तो मन ही एकदम इच्छा ही हो गई कि अब चाय पीने को मिल जाए तो ठीक रहेगा, इच्छा कर रही है। कुछ लोगों का मन होगा नहीं, दोपहर में वो बाटी खाए हैं, थोड़ा पेट भारी है, चाय ना पिए तो ठीक लगेगा। तो ऐसी इच्छा हो रही है, तो इच्छा हो ही रही है। फिर कुछ को लग रहा होगा कि आज 3 दिन बीतने वाला है, 2 दिन की और बात है, फिर घर जाएंगे, ये भी इच्छा हो रहा होगा। कुछ लोगों का लग रहा होगा 5 दिन का ही क्यों शिविर है, क्यों नहीं 7 दिन का है, ये भी इच्छा हो रही होगी। घर वाले अगर 1 महीना रहने की परमिशन दे दे और जो भाई आया चल के वो भी 1 महीना यहाँ रहे तो और अच्छा रहेगा, ये भी इच्छा हो रही होगी। तो इच्छा होती ही है, इच्छा होती ही है, इच्छा होती ही है। स्वागत है आपका, आप सबकी कृपा से हमें शिविर कर पा रहे हैं। तो ये इच्छा होती ही रहती है। तो मानव के अंदर इच्छा विचार आशा, इच्छा विचार आशा, इच्छा विचार आशा, ये होती रहती है। अब ये जो आशा होती है, इसको 2 क्रियाओं के रूप में हम पहचानते हैं। जैसे आशा क्या है? एक नाम है केवल, इसको शक्ति भी बोलते हैं, आशा शक्ति। इसके पीछे की क्रिया क्या है? तो इसके पीछे की क्रिया को बोलते हैं चयन, सिलेक्शन। और चयन के पीछे जो आधार बनता है उसको बोलते हैं आस्वादन, टेस्टिंग, स्वाद आना। यानी जब हमको मिठाई की, रसगुल्ले की इच्छा हुई थी और जब हम उस पर विचार किए थे और जब निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचे थे तो कुछ कुछ मेरे में उसका स्वाद आया था। उस स्वाद के आधार पर ही मैंने चयन किया था। वही चयन आशा के रूप में है और हर चयन सुख की आशा में ही होता है, कोई भी चयन दुख की आशा में नहीं होता। विचार जो होता है इसी आधार पे होता है कि किस किस चीज में सुख मिलेगा, किस चीज में दुख मिलेगा। सुख और दुख के आधार पे विचार होता है, उसमें से सुख के आशा में चयन हो जाता है। ऐसा हम हरदम कर ही रहे होते हैं।
अभी भी है आस्वादन चयन आपका चल ही रहा है। जैसे आप कभी पैर मोड़ के बैठ रहे हो, फिर कभी पैर फैला रहे हो, ये क्या है? आपको कोई स्वाद आ रहा है कि ऐसे करने से पीड़ा आ रही है, फैला लेते हैं। कोई कुर्सी पे बैठा है तो कोई पैर के ऊपर रख रहा है, कभी नीचे रख रहा है। ये क्या हो रहा है? आस्वादन चयन। जिसमें सुख की आशा है वो चयन आप कर रहे हैं। जैसे इसको लगा कि तकिया गोदी में रख के हाथ रख लेंगे, थोड़ा ज्यादा आराम हो जाएगा, इसने उस प्रकार का चयन कर लिया। तो आस्वादन चयन 24 घंटे चलता ही रहता है, सपने सोने में भी चलता रहता है। सोता तो शरीर है, जीवन को सोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन अगर सोता तो आप रात में कोई सपना देखे हैं, सुबेरे उठ के बोलते हैं अरे यार रात में बहुत अच्छा सपना देखा, तो आप तो सो रहे थे, तो अच्छा बुरा कौन पहचान रहा था? तो कोई तो ऐसा है जो जग रहा था। हाँ, वही जो इच्छा विचार आशा में हमारे चलता रहता है, वही चीजें जुड़ तुड़ करके किसी न किसी रूप में हमारे स्वप्न में आ जाती हैं। ठीक है, ये इच्छा विचार आशा मेरे में चलता ही रहता है। वही कभी कभी घनीभूत होकर के एक स्वप्न के रूप में आ जाता है। वो अध्ययन में जाएंगे तो और इसकी चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के जो आस्वादन चयन है, ये आस्वादन चयन क्रिया है। अगर अपने अंदर पहचानना है जीवन की मैं को क्रिया को, सेल्फ की क्रिया को, तो आप अपने अंदर आस्वादन चयन के रूप में पहचान सकते हैं। आप में हो ही रहा है, इस समय भी हो रहा है और होता ही रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। इस क्रिया पे आपका ध्यान जाता है तो उस सच्चाई को स्वीकारने की तरफ ध्यान जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से इतर भी इकाई हूं, जिसको यहां नाम जीवन दिया गया है। मैं कह सकते हैं, आई कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं, और मैं ही शरीर को चला रहा हूं, यहां ध्यान जाता है। तब मेरी सोच शरीर केंद्रित नहीं रह जाती है। अभी मेरी सारी सोच शरीर केंद्रित है कि मैं शरीर हूं, शरीर की इंद्रियां ही सब कुछ है, शरीर की इंद्रियों को तृप्त कर देने से ही मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए इंद्रियों को तृप्त करने के सामान ही आज 1 से 1.5 लाख साल की मानव को इस धरती पे आए हुए जो कालखंड है, उसमें अभी तक हमने इंद्रियों को तृप्त करने के सामान ही जुटाए हैं। क्यों? क्योंकि हम मान रखे हैं मैं शरीर हूं, मेरे सारे सुख का जो स्रोत है वो शरीर है, इंद्रियां ही है, इंद्रियों को ही तृप्त करना है, उसी से सुखी हो जाएंगे। जबकि ये पता है इंद्रियों की आयु होती है, इंद्रियों की सीमा होती है। एक निश्चित सीमा के बाद वो इंद्रियां काम, उसके बाद उसको चाहिए ही नहीं। एक निश्चित आयु के बाद इंद्रियों का समन भी हो गया, आप बीमार हो जाएं वही इंद्रियां काम नहीं करती। तो इंद्रियों की सीमा है, लेकिन सुख हमको कितना चाहिए? असीम चाहिए, निरंतर चाहिए, हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए। तो जो चीज हमको हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए, निरंतर चाहिए, असीम चाहिए, वो सीमित चीज से मिल नहीं सकता। इसका मतलब ये चाहत ही कोई असीमित चीज की है, और वो असीमित चीज यहां पर आपके सामने प्रस्ताव के रूप में आपका तर्क लगाने के लिए रखा जा रहा है। वो मैं हूं, वो जीवन है, जिसके अंदर आस्वादन और चयन क्रिया चल रही है, जिसके अंदर कल्पना चल रही है, जिसके अंदर इच्छा विचार आशा चल रही है। कुछ ध्यान गया? तो नए जो हमारे बीच में अतिथि हैं सभी का स्वागत है। चूंकि एक फ्लो चल रहा था तो मैं बीच में रुका नहीं। हाँ जी, एक बार परिचय हो जाए। आप हैं संजय जी जैन, अणुव्रत विश्व भारती के स्वागत है अध्यक्ष आपका। हैं अभी। और यहाँ अणुविभा में भी बच्चों के लिए ही कार्यक्रम होते हैं, शिविर लगते हैं, और हो सकेगा तो आपका भी हम कभी भी उपयोग जरूर लेंगे यहाँ। और 2 शब्द बढ़िया, आपके द्वारा ही पालित पोषित
इस प्रेमाइस में हम लोग ये शिविर कर रहे हैं। जी। एक लालजी महाराज हैं, आप भिलोड़ा जिले में दरीबा में आपका आश्रम है, वहीं पे गौशाला भी है। और स्वागत है। भिलोड़ा जिला और आसपास की गौशालाओं में, आसपास के जिलों में आप जो है गौ सेवा गौ रक्षा काम में लगे हुए हैं, तो आपसे मिलना होता रहता है। और एक अशोक जी कोठारी हैं भिलोड़ा में, उनकी गाय में बड़ी श्रद्धा है, तो पूरे देश में वो दान ही करते रहते हैं गाय के लिए, करोड़ों रुपए दान करते हैं वो गाय के नाम पे। तो उन्हीं के ऑफिस में मिलना हुआ था, फिर मुझे लगा भी कि आप बहुत गहरी समझ वाले हैं, आपसे जीवन विद्या की भी चर्चा हुई। फिर आप नाथद्वारा शिविर में भी आए थे, अच्छा, पर पूरा समय रुक नहीं पाए थे, तो मेरा अनुरोध था भी एक बार आप पूरा करें कि जिस मानवीय परंपरा की स्थापना की कामना के लिए आपने घर छोड़ा, शादी नहीं किया, नौकरी व्यापार नहीं किया, तो सफलता खाली बिजनेसमैन को नहीं चाहिए, संत को भी तो चाहिए। हम तो हर महीने देखते रहते हैं, अगर घाटा हो रहा है तो रेट बढ़ाओ भाई, घाटे के लिए थोड़ी बिजनेस है। तो आप भी जीवन लगाए हैं, तो ये काम इस शरीर यात्रा के पूरा होने के पहले दिखना चाहिए कि हाँ काम आगे बढ़ रहा है, मानवीयता स्थापित हो रही है, तो संतोष रहेगा, शांति रहेगी। वरना लगेगा यार पूरा जिंदगी भी लगा दी, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा ऐसा है कि लाखों व्यक्ति आपकी तरह संत बने इस देश में, और हमारे जैसे करोड़ों लोग सामाजिक कार्यकर्ता बने। नीयत न संतों की खराब है, न हमारी खराब है, किसी की कार्यकर्ताओं की। जैसे संचय जी हैं, आप हैं, कमलेश जी हैं, कुंज बिहारी जी हैं, कमलेश डाड है, वगैरह वगैरह सभी। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं देखूं तो मैंने अपनी जवानी के 23-25 साल लगाए सामाजिक काम में, बीबी बिजनेस और बच्चों को समय नहीं दिया। उसके बाद भी आज 23 साल बाद समीक्षा करता हूं तो समाज एक इंच भी उठा नहीं है, 2-4 फीट नीचे चला गया। तो मैंने कहा नियत हमारी खराब नहीं, संतों खराब नहीं। अभी आचार्य महाश्रमण जी का भिलोड़ा चतुर्मास था, तो मैं उनके पास भी गया, तो मैं उनके नीचे एक मनन मुनि है, उनसे मिला। मैं मेरी 1-1 घंटे की 4-5 मीटिंग हुई। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि आपके पास लाखों लोग आते हैं, पूरा नगर ही बसा दिया भिलोड़ा में, तेरापंथ नगर, करोड़ों रुपए लगा दिया ना पूरे। मैं जो भाव से कह रहा हूँ, भाव को पकड़िएगा, ना बात को मत पकड़िएगा। तो भिलोड़ा में जैसे पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए थे, अहिंसा यात्रा, लक्ष्य नशा मुक्ति। तो मैंने मनन मुनि को कहा देखो मन लक्ष्य कितना बढ़िया है, आप नॉर्थ ईस्ट से पैदल चलते 220 या 230 संत जो है पैदल चलते चलते बिना चप्पल के भिलोड़ा आ गए। कितना मुश्किल काम। मैं तो 10 किलोमीटर चलना हो तो सोचना पड़ता है, थक गए भाई, गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी, ऑटो नहीं मिलेगा क्या। और मैंने कहा इतने आपके भक्त भी लगे हुए हैं, फिर भी नशा कम कहाँ हो रहा है। कोरोना ने मेरे को भारत के दर्शन करा दिए। कोई भी राज्य हो, चाहे आम आदमी पार्टी का दिल्ली हो, कांग्रेस का राजस्थान हो, चाहे भगवा सन्यासी मुख्यमंत्री योगी जी का उत्तर प्रदेश हो, पहला दुकान कोई खुला लॉकडाउन के बाद तो मदिरालय है। और टीवी ने दिखाया 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, झगड़े हुए वहां पे, और सबसे आखिर में कुछ खुला तो मंदिर है। और मैंने किसी टीवी पर मंदिर खुलने की ऐसी कोई मांग भी नहीं सुनी मैंने कि मंदिर खोलो भाई। तो मैंने कहा आप भी पूरा जीवन लगा रहे हैं, तो आप जिस लक्ष्य के लगा रहे हो लक्ष्य पूरा तो होना चाहिए। लक्ष्य तो पूरा होता दिख नहीं रहा, बल्कि उल्टा चल रहा। इसका मतलब है कि नियत के साथ, भाव के साथ योजना भी चाहिए। कैसे होगा ये, मानवीय परंपरा कैसे स्थापित होगी, नशा किस कारण से है और कैसे ये दूर होगा। तो मैंने कहा ये योजना पहली बार इस धरती पे आई है। और हमारे संस्थान का कोई संगठन नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, कोई सदस्य बनाते नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, ऑफिस नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, चंदा लेते नहीं है, आने वाला अपना फोटो लगाता नहीं है, प्रबोधक अपने प्रबोधन का पैसा लेता नहीं है, न कोई पूजा है न कोई ध्यान है, सिर्फ ज्ञान है। एक नया अनुसंधान है, धरती में पहली बार है, क्योंकि धरती पहली बार इसे अनुसंधान बोलते हैं कि कैसे मानवीय परंपरा स्थापित हो जाए। हमारी जो कामना है सभी कुछ अच्छा हो जाए, समाज में हो नहीं रहा है, तो कैसे हो जाए, पूरी योजना इस संस्थान के पास है। और अधिकांश सभी साथी जो हैं अलग क्षेत्र में सफलता हासिल किए हुए हैं, और उनको लग रहा है ज़्यादा मिला है तो वो लौटाने का समय आ गया है। तो मैंने जितनी अच्छाइयाँ किसी व्यक्ति या किसी संगठन में अपने
56 साल की उम्र में देखी, एक भी अच्छाई ऐसी नहीं जो यहाँ ना हो। और जितने कमियों से मैंने अच्छे अच्छे व्यक्तियों को फेल होते देखा, पैसे वालों को, पढ़े लिखों को, ज़्यादा पूजा करने वालों को, या संगठनों को, आंदोलनों को, पार्टियों को फेल होते देखा, एक भी कमी यहाँ नहीं है। तो मेरे 53 साल एक तरफ और ये 2.25 साल एक तरफ। हमारे एक साथी आपके मित्र हैं उम्मेद नाटा जी, तो वो मुझे अभी भिलौड़ा आए थे, बोले यार कि हर महीने 1 करोड़ रुपये दे सकता हूँ मैं, आप ऐसा विद्यालय बना दो। बोला कि योजना पूरी है, इसको जमीन पे उतारना है। तो उसी लक्ष्य के साथ में कि आदरणीय नागराज जी ने उन्होंने कहा भी था मेरा फोटो मत लगाना, भारत के लोग पागल है, पूजा करने लग जाएंगे, और जिसको हम पूछते हैं उससे सीखते नहीं। हम कहते वो तो श्री राम है भाई, वो तो श्री को तो अवतार है, हम तो यार संसारी के परिवार लेके बैठे, हमसे थोड़ी होगा। तो जो पूछते हैं उससे हम सीखते नहीं, जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसके जैसे हो जाना ही पूजा है, वरना पूजा धीमी आत्महत्या है। इतने कठोर शब्दों का उपयोग किया। अगर हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को, उनके जैसे नहीं हुए तो पूछते रहेंगे तो याचक बने रहेंगे, फॉलोअर बने रहेंगे, अपना समझ नहीं बनेगा, अपना आत्मविश्वास नहीं आएगा, तो बिना आत्मविश्वास के हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इसलिए जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसके जैसा हो जाना पूजा है, और जो मल्टीप्लाई नहीं हुए वो पूजनीय हो गए। और जो तो हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कैसे, जैसे 1-2 लाइन और बोल सकता हूँ, 1-2 मिनट तो जी जी। जैसे एक पेड़ अपने जीवन काल में इतने बीज पैदा कर देता है कि उस पेड़ के खत्म होने के बाद इतने बीज हो चुके कि पेड़ की परंपरा बन गई। अब हर तरह का पेड़ दुनिया में है। एक जानवर अपने जीवन काल में इतने बच्चे पैदा कर देता है कि उसके मरने के बाद भी इतने बच्चे के जानवर, हर तरह की प्रजाति दिखाई दे रही है हमको। ऐसे ही मनुष्य इतने शरीर पैदा कर देता है, 790 करोड़ हो गए, शरीर की परंपरा बनी हुई है। लेकिन महापुरुषों की परंपरा नहीं बनी। समझदार व्यक्ति जो भी हुए, चूंकि हम पुरुष ही नहीं बन पाए, मानव नहीं बन पाए, इसलिए जो अच्छा बना उसको हमने महापुरुष बोल दिया। वैसे तो पुरुष थे, हम तो अभी पुरुष बने ही नहीं, हम तो पशु चेतना में चल रहे हैं। तो ऐसे में महापुरुष मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुए? श्री राम श्री कृष्ण मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुए? महावीर स्वामी 2600 साल बाद भी और कोई नहीं आया, महावीर स्वामी क्यों नहीं बना? तो कैसे रामकृष्ण महावीर बुद्ध मल्टीप्लाई हो जाए, उसकी पूरी योजना वो बना के गए, और उस योजना पर हम काम कर रहे हैं। तो एक उसी अपेक्षा में कि अपनी भी समझ बन जाए और समाज में भी खुशबू फैले, उसमें से हम जब विद्यालय बनाएं तो उसमें जब माँ बाप को जानकारी होगी ऐसी कोई योजना है, ऐसा विद्यालय बन रहा है, तो अपने बच्चे या पोते पोती को भेजेंगे। और कंटेंट रेडी है। अभी आप ही मुख्य सूत्रधार रहे हैं जो दिल्ली में सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम नाम से लागू हुआ, और उसी को देखकर उत्तराखंड, तेलंगाना सरकार ने शुरू किया। अभी उत्तर प्रदेश में आपने अपने बलबूते पे शिक्षा सचिव को समझाकर वहाँ भी कुछ सिलेक्टेड 2500 स्कूलों में शुरू करवाया है। झारखंड सरकार भी सोमवाई करे तो वो भी मांग रही है। तो जीवन विद्या के टोटल कंटेंट का 0.1% हैप्पीनेस करिकुलम है, जिसको इतनी सरकारें मांग रही है। और दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जब यहाँ आए ट्रंप, उनकी पत्नी देखने गई, और अभी आप उस दिन बता रहे थे कि युद्ध के समय से ट्वीट किया कि पूरी दुनिया के 195 देशों को इसकी जरूरत है। आदमी के साथ रहना ही नहीं सीखा, इसलिए युद्ध कर रहा है। ये युद्ध जो हो रहा है रूस यूक्रेन में, कोई गरीब देश थोड़ी है, अमीर देश है। और हमारे बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मतलब हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे देश हैं। पढ़े लिखे अमीर देश लड़ रहे हैं, इनको लड़ाने वाले अमेरिका, यूरोप के देश, वो भी पढ़े लिखे अमीर हैं। तो फर्क इतना ही है, 2 लाख साल पहले जब मनुष्य ऐसे जैसे आज हम वैसे आया या था इस धरती पे, तब तलवार तीर कमान से लड़ रहा था, आज मिसाइल मिलिट्री से लड़ रहा है, लड़ ही रहा है अभी तक। आदमी से जीना नहीं सीखा। तो कैसे ये युद्ध जो है रूस यूक्रेन के बीच में हो, चाहे हर परिवार में युद्ध है भी, अधिकांश संबंधों में, पति पत्नी में, भाइयों में, बहनों में बातचीत ही नहीं है, या तो हथियार से युद्ध या जबान से युद्ध है। तो कैसे युद्ध खत्म हो जाए, शांति आ जाए, हर व्यक्ति अपने जागृति तक पहुंच पाए, उसके लिए दर्शन है। तो उम्मेद नाटा जी मुझे ही कह रहे थे यार ऐसा विद्यालय बनाना ही है, तो मैंने कहा वो प्रयास में लगे हुए हैं। उसी श्रृंखला में ये यहाँ पर हो रहा है। बच्चे चित्तौड़ से भी हैं, आपके राजसमंद से भी हैं, भीलवाड़ा से भी हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो 11 साल का बच्चा है आगे जो बैठा है 7th में, उसकी जो समझ है कई बार मुझे लगता है यार मेरी 56 में नहीं है, 11 साल की उम्र में। तो जिनकी उम्र कम है उनके लिए समझना आसान है,
जिनकी उम्र ज़्यादा है, दुनिया ज़्यादा देखने को मुश्किल है। तो अभी उसी प्रयास में लगे हैं, और उसी प्रयास में आपसे भी मैं कहता रहता था भी आप भी अपना जीवन लगा रहे हैं, तो अपने आंखों के सामने देखते तो जाएं बदलाव को, वरना अभी तो सब जगह पतन ही पतन दिख रहा है। आदमी आदमी नहीं बना, बाकी सब बन गया इस धरती पे। आदमी आदमी कैसे बन जाए उसके ऊपर ही काम हो रहा है। तो आप भी इसी काम में लगे हैं। तो मेरी तो अपेक्षा है कि आप, अभी आज तीसरा दिन है तो तीसरा। हाँ, तो आपकी कुछ जो सोचते हैं, जो वास्तव में तड़फ रखते हैं, यार कुछ होना चाहिए, जिनकी पैसे की समीक्षा हो गई, यार पैसा तो खूब कमा लिया पर जिंदगी में अभी कहीं खालीपन है, यार मज़ा नहीं आ रहा है। कमाने के पहले जैसा आशा थी कि मज़ा आएगा, उतना तो नहीं आ रहा है। तो वो कुछ साथियाँ बैठे अगले 2 दिन और लगे अब तक की ज़िंदगी एक तरफ और ये 2 दिन एक तरफ, तो आगे बात करेंगे कि अपने को तो कुछ मिलना नहीं है, इनको भी कुछ मिलना नहीं है। नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन कमर्शियल है। इसके बाद कोई बचता ही नहीं जो स्वार्थ कह सके अपन। जब वोट नहीं मांग रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे कोई पद नहीं मांग रहे हैं और कोई पैसा मांग ही नहीं रहे, तो आप भी कुछ 2 शब्द अभी कहना चाहेंगे, आखिर में कहना चाहेंगे, जैसा आपकी इच्छा। 2 शब्द तो अभी कहिए ना, कि आप थोड़ा नादौर में सुने, आपकी अपनी एक यात्रा है। आगीवाल जी का हमारा परिचय कुछ समय से ही था। भाई साहब के ऑफिस में मिलना हुआ था और आपने हमें इस मध्यस्थ दर्शन के बारे में बताया। हमने भीलवाड़ा में भी एक जगह पहले अटेंड किया, फिर नाथद्वारा में भी आए, 2-4 दिन वहाँ भी रहे। अभी भी वहाँ भीलवाड़ा में था तब भी आए थे। अच्छा है, इसके माध्यम से बच्चों में, बड़ों में समझ का बीजारोपण हो रहा है। भाई साहब तो कहते हैं कि समझ ही प्राण है मनुष्य का। शरीर अगर समझ नहीं है तो प्राण विहीन है, और बिना समझ के शरीर एक पशुवत है। तो मनुष्य शरीर पा करके अगर समझ ना आए तब तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी आपने इतना समझाया आपको, पर ये इससे भी आगे हैं। परम आनंद की स्थिति में रहना है, उसके लिए भी मैं रास्ते में सबसे बात करता ही आ रहा था कि परिवारों की खुशियों के लिए, परिवारों में जो झगड़े हैं वो मिट जाते हैं। परिवार खुशहाल कैसे हो जाए उस बारे में, अगर लोगों को आनंद में रहना है, परिवारों के झगड़े मिटाना है, तो इसमें जाना चाहिए सबको। हमारे साथ डॉक्टर साहब CMHO है यहाँ से ही, राजसमंद से, वो भी वहाँ से ऑफिस से ही पधारे हैं। और भी उनके साथ कुछ डॉक्टर्स पधारे हैं, सभी पीछे विराजे हैं। वो डॉक्टर साहब CMHO यहाँ से। तो आप भी 1-2 जगह पहले भी पधारे थे, नाथद्वारा भी, और यहीं विराज रहे हैं, तो पधारते ही रहेंगे फिर वापस यहाँ, जैसा भी आपका। तो अच्छा है ऐसा। मैं तो आपसे कहने वाला था कि यहाँ एक तरफ तो आपका CMHO साहब का ऑफिस है, सामने कलेक्टर साहब का, तो कलेक्टर साहब को भी निमंत्रित किया जाए। सबको ही यहाँ बड़े बड़े जो लोग हैं तो वो आगे बढ़े इस विचार में, तो और लोगों को भी जुड़ने का अवसर मिले। बस इतना ही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है एक शिक्षा विधि है, और इसको शिक्षा में लाने का प्रयास क्यों है? क्योंकि दुनिया की आबादी इस समय 750 करोड़ के आसपास है। उसमें से 250 करोड़ लोग रोज क्लासरूम में आते हैं। प्रतिदिन 350 करोड़ लोग क्लासरूम में आते हैं, और उनको पढ़ाने के लिए 9 करोड़ 9.25 करोड़ टीचर आते हैं। तो अगर दुनिया में कोई बदलाव लाना है तो यहीं पर वो लाना पड़ेगा, यही उचित जगह है। और अपने देश में भी देखते हैं तो अपने देश में भी परंपरा में, प्रचलन में वही चीज़ें आती हैं जो शिक्षा में हैं। जो चीज़ें शिक्षा में नहीं हैं वो परंपरा में, प्रचलन में नहीं आ पाती। ये मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा या जो संबंध की शिक्षा है, ये परंपरा में, इसीलिए प्रचलन में धीरे 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 धीरे। भाई हम बात क्यों कर रहे हैं संबंध की? क्योंकि संबंधों के जगह पर जीने की हमारी योग्यता घट गई है। जैसा कल अभी चर्चा किए थे कि आज़ादी
देश की आज़ादी के समय 14% हमारे यहाँ की साक्षरता दर थी, अभी वो 74% लगभग हो चुकी है। लेकिन संबंधों में जीने की जो जब तब हमारी योग्यता थी, आज की योग्यता काफ़ी घट चुकी है। तो ये शिक्षा में लाने का साहस नहीं हो पाया। प्रयास बहुत बार हुआ, हर कमेटियों में, चाहे वो दौलत सिंह कोठारी की कमेटी हो, चाहे नई शिक्षा नीति 1986 हो, चाहे 1996 का यूनेस्को का मिशन डेलार्स रिपोर्ट हो, चाहे सन 2000 का कृष्ण प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत की कमेटी हो, चाहे 2005 का नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क हो, चाहे 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब आई है वो हो, सब में कहा गया है। लेकिन जिस तरह से हम ग्रेड वाइज मैथ्स का, साइंस का, लैंग्वेज का सिलेबस डिजाइन कर पाए हैं, उस हिसाब से, उस तरह से हम संबंधों, मूल्यों की शिक्षा, मानव की जो चैतन्य चीजें हैं, जो चैतन्य चीजें हैं, उनके शिक्षा का हम ग्रेड वाइज सिलेबस नहीं दे पाए, या कभी कभी कुछ दिया तो बाद में हटा भी लिए, चल नहीं पाया। कुछ भी कारण हो सकता है, जिसमें बहुत बड़ा कारण तो ब्यूरोक्रेसी भी है। इस तरह की शिक्षा को बहुत प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि मैं तो 6 साल से इस चीज़ को देख लिया। दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल विल होने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी बाधाएं आई। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की बाधा से अब भी हम झेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है। अगर अब पॉलिटिकल विल हो जाएगा तो हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल विल के दबाव में कुछ सपोर्ट कर दे। तो ऐसा देख करके मुझे लगता है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी इसमें बाधा बनती है, उसके पीछे कोई भी कारण होगा। लेकिन शिक्षा को, चूंकि अपने देश में शिक्षा का अलग कोई कैडर भी नहीं है, वही प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन चलाने की ट्रेनिंग लेता है, लोगों को हाँकने की ट्रेनिंग लेता है, वही प्रशासनिक अधिकारी को शिक्षा भी सौंप दिया जाता है। उसी आईएएस को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी बना दिया जाता है। शिक्षा का कोई कैडर नहीं है, जबकि एनसीएफ 2005 में भी कहा था, एनईपी में भी कह रहे हैं कि अपने देश में शिक्षा का अलग कैडर होना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग ही पूरी शिक्षा को ही संभालने की होनी चाहिए। तो जो भी कारण हो, लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति, आप सभी जैसे जो शिक्षा को एक बड़ी चीज मानते हैं, उसमें लगे हुए लोग ये चाहते हैं कि ये चीज भी शिक्षा विधि में आ जाए, क्लासरूम में इसकी चर्चा शुरू हो जाए, क्योंकि जो चर्चा क्लासरूम में होती है वही प्रचलन में आती है। आज तक वही आई है जो क्लासरूम में चर्चा हुई है, क्योंकि आज के डेट में 95% बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी केवल 5%, मतलब सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, अगर उसमें थोड़ा 10-20% कम भी कर दे तो भी 75% बच्चे तो स्कूल जाते ही जाते हैं। कुछ हफ्ते में 3 दिन जाते होंगे, कुछ हफ्ते में 4 दिन जाते होंगे, कम ज़्यादा जाते होंगे, लेकिन एनरोलमेंट तो 95% का है, जाते 75% बच्चे स्कूल में हैं। तो अगर स्कूल के अंदर ये चर्चा शुरू हो जाती है तो जो पीछे से आने वाली पीढ़ी है वो इस समझ के साथ होगी। क्या समझ के साथ होगी? कि जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी तब हम उतने दुखी नहीं थे। आज हमारे पास जब संसाधनों का अंबार लग चुका है तो हमारा दुख बढ़ गया है, हमारा तनाव बढ़ गया है, हमारे झगड़े बढ़ गए हैं, आदमी का आदमी के साथ जी पाने की योग्यता बढ़ गई है। एक भी निकटतम संबंध हम बिना गिला शिकवा शिकायत के नहीं जी पा रहे हैं, जबकि हमारे पास सुविधाओं का अंबार लग चुका है, जबकि हमारे आसपास पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोगों का अंबार लग चुका है। इस चित्र को देखेंगे तो पदार्थ अवस्था में मिट्टी, पत्थर, पानी खराब हो चुका है, हवा खराब हो चुका है, मिट्टी खराब हो चुकी है, और पानी, हवा, मिट्टी खराब करने में पढ़े लिखे लोगों का ही योगदान है। पेड़ पौधों की जो बीज है, इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई करके बीज को खराब करके बहुत सारी चीजों को खाने लायक छोड़ा नहीं गया है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। आज जब सुभाष पालेकर जी एक खेती का डिजाइन लेकर के आते हैं और वो बोलते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग करके, जीवामृत, बीजामृत का उपयोग करके आप खेती का उत्पादन बढ़ा सकते हैं बिना जहर डाले, उनको उसी आधार पे पद्मश्री मिला। लेकिन फिर भी देश में अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर आधारित ही खेती होती है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत सारा, अभी भी देखिए, फर्टिलाइजर ऐसी चीज है जिसका जो उसका रॉ मटेरियल है अभी भी हमको आयात करना पड़ता है, और जो चीजें आयात होती हैं उसमें बहुत बड़ा सब चेन होता है कमीशन का। तो अगर चीजें आयात नहीं होंगी तो कमीशन का चेन टूटेगा।
इसके कारण बहुत सारी चीजें जानबूझ के बनाई रखी गई हैं, ये पढ़े लिखों के कारण। पशु पक्षियों की वंश परंपरा पे जो संकट आया, आज हमको गौरैया बचाओ दिवस, विश्व गौरैया दिवस मनाना पड़ रहा है, क्योंकि गौरैया बहुत से इलाकों से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, है ही नहीं है। मेरे गांव में दिखती नहीं है, गोरखपुर के पास मेरा गांव है। तो जो भी कारण होगा, पढ़े लिखों का योगदान है। फिर मानव को देखने जाएंगे तो मानव जो 4 जगहों पे जीता है, एक तो मानव परिवार में जीता है, दूसरा समाज में जीता है या समाज के रूप में जीता है, और तीसरा मानवकृत व्यवस्था, कुछ मानवकृत व्यवस्था बनाया है, उस व्यवस्था में, उस व्यवस्था का अंग है, जैसे संसद बनाया, पुलिस है, ट्रैफिक है, ये सब मानवकृत व्यवस्था है, संविधान है, ये सब मानवकृत व्यवस्था है। ये व्यवस्थाओं को बनाया है। इसमें बात करने जाते हैं, अगर परिवार में बात करते हैं तो परिवार में बात करके लगता है कि आदमी खराब है। आदमी को बात करेंगे तो बोलेगा परिवार में वो शिक्षा ही नहीं मिलती है। परिवार को बोलेंगे तो बोलेगा समाज खराब बनता है, परिवार ही नहीं ठीक है, समाज कहां से ठीक होगा। व्यवस्थाओं की बात करते हैं, व्यवस्था कहते हैं सड़ी हुई है, खराब है, बिगड़ गई है, भ्रष्ट है, सुनती ही नहीं है, लूट खसोट में लगी हुई है। तो सब जगहों पे शिकायत है। ये शिकायत शुरू कहां से हुई है? जहां मानव इन्वॉल्व हो। अभी जो लाल बत्ती ऊपर जली हुई है, नीचे सब लाल बत्ती जली है। तो मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है। ज्ञान परंपरा अगर नहीं होगी, ज्ञान मतलब समझ अगर ठीक से नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो मानव व्यवस्थित नहीं हो सकता। मानव व्यवस्थित नहीं होगा तो समाज व्यवस्थित नहीं हो सकता। समाज व्यवस्थित नहीं हो सकता तो जो भी व्यवस्था बनाएंगे कोई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब में मानव की आवश्यकता है। इसलिए मानव के साथ काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा को मानवीय शिक्षा हो जाने की आवश्यकता है। भाई हम बम बनाने की शिक्षा दे दिए, शिक्षा दिए तभी तो बम बना, बिना शिक्षा के बन गया क्या बम? बम बारूद बनाने की शिक्षा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में उसका इस्तेमाल भी हो गया, एटम बम का। तो बम बनाने का हम शिक्षा दे दिए, आदमी बनाने का आज तक क्यों नहीं दे पाए? उसको हमने कुछ संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, पारिवारिक संस्थाओं को, किसी और चीज को हमने सौंप दिया, वो दे देंगे। लेकिन वो बच्चे को तो 8 घंटे के लिए हमारे पास भेज रहे हैं, विद्यालयों में भेज रहे हैं। उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमको कमाना कितना है, हमको आय कितनी करनी है, उनको पता ही नहीं है। तो जब बच्चा घर जाता है तो कोई माता पिता उसके साथ समय नहीं दे पाते। मेरे एक मित्र हैं तो वो बड़े पारदर्शी पूर्वक कहते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों को ऐसे ही बढ़ते हुए देखा है, हॉरिजेंटल ही। मतलब जब बच्चे सोए हुए हैं तो निकल जाते हैं, जब वो आते हैं तो बच्चे सोए मिलते हैं। उन्होंने कहा बच्चे को हमने ऐसे नहीं देखा बढ़ते हुए। ऐसे भी लोग हैं, समय ही नहीं बच्चों के साथ बिताने का। जबकि बच्चा, और फिर बाद में बोलते हैं बच्चा तो लगाव ही नहीं रखता, आपने कितना रखा था। तो कुल मिलाकर के बच्चा हमारा समय चाहता है, हमारा ध्यान चाहता है। सोम भाई का शिविर था दरियागंज, जब दिल्ली में नया नया कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उसमें डीएलएड के स्टूडेंट का 3 दिन का शिविर पहला रखा गया था दरियागंज डाइट के अंदर। तो लड़कियां ही ज्यादा डीएलएड करती हैं, कल भी मैं चर्चा किया था। तो उसमें लाल किला के पीछे जो जामा मस्जिद के पीछे की आवासीय बस्ती है, उसमें की कुछ लड़कियां आती थी पढ़ने के लिए। तो वो शिविर खत्म हो गया। उसके 6 महीने बाद सोम भाई, चूंकि दरियागंज में ही हम लोग का सेल भी बना था, सेल फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड ट्रांसफॉर्मेटिव बना था, मतलब आज भी बना हुआ है। तो सोम भाई जब भी दिल्ली के आसपास होते थे तो सेल में जरूर जाते थे मिलने के लिए, अभी भी जाते हैं तो जाते हैं। तो वहां पर आए थे मिलने के लिए दरियागंज में हम लोगों से। तब तक एक लड़की जो डीएलएड की स्टूडेंट थी, जो उस 3 दिन के शिविर में आई थी, वो आती है वहां पर और सोम भाई से बोलती है कि आपने जो 6 महीने या 5 महीने पहले आपने शिविर लिया था, उसमें मैंने संबंध को समझा था कि संबंध बड़ी चीज होती है। और उसके बाद ही मैंने अपने क्योंकि 20 साल से बोली मेरे पिताजी अरब कंट्रीज में कहीं थे, क्योंकि पैसा कमाना था। तो उसने कहा, उसी समय मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी अब हम लोग बड़े हो गए हैं, आप 20 साल हमसे दूर रहे, आपके बिना हम लोग बड़े हुए हैं,
क्यों? क्योंकि आपके लिए, आप मेरे, हम सब के लिए पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब आ जाइए, अब आपकी जरूरत है। अब हम लोग यहाँ कमा लेंगे, आप यहाँ कम कमाएंगे, उसको बैलेंस हम लोग कर लेंगे, लेकिन अब आप आ जाइए, कम से कम अब तो हम संबंधों में भी थोड़ा जी लें। बोले उसका फर्क पड़ा कि पिछले महीने मेरे पिताजी फाइनली वहां से आ गए, वो सूचना देने के लिए आए सोमवार। तो देखिए, जब संबंध की फीलिंग हो जाती है कि नहीं, संबंधी जरूरत है, और जरूरत है, मानव से ही सुखी होगा, और कोई तरीका नहीं। आप सामान कितना भी जुटा लीजिए, जानवर कितने भी घर में भर लीजिए, अंत में आपको सुखी तो मानव से ही होंगे। क्यों? क्योंकि संवाद करते हैं, मानव के संबंध का मतलब क्या हुआ कि मानव के बीच के संबंध में विश्वास सम्मान सुनिश्चित होता है। ये मानव और सामान के बीच में, मानव और जानवर के बीच में विश्वास सम्मान सुनिश्चित नहीं होता। इसलिए विश्वास सम्मान सुनिश्चित होता है, तब स्नेह होता है। तो स्नेह से प्रेम तक की यात्रा ये मानव के साथ ही हो सकती है। अभ्यास होता है मूल्यों का, मानव के साथ जीते हुए। इसीलिए सुबह चर्चा किया कि पति पत्नी संबंध ऐसा संबंध है जो कि शरीर रूप में भी एक लंबे समय तक रहता है, उसमें मूल्यों के अभ्यास की ज्यादा गुंजाइश है। इसलिए उसमें पूरा का पूरा प्रेम मूल्य तक, पूर्ण मूल्य तक रियलाइज करने की संभावना है, क्योंकि अभ्यास से ही मूल्यों का रियलाइजेशन होता है, अनुभव होता है। इसके लिए वो संबंध आवश्यक है। तो मानव के साथ ही जी करके तृप्त होगा, मानव के साथ जी करके सुखी होगा। ये बात जब समझ में आ जाती है, तब फिर मानव को मानव की उपयोगिता समझ में आती है, मानव को मानव का मूल्य समझ में आता है। तब समझ में आता है कि मैं जैसे मानव हूं, मैं मानव हूं तो शरीर और जीवन दोनों हूं, केवल शरीर नहीं हूं। वैसे ही दूसरा भी जो मानव है वो भी केवल शरीर नहीं है, वो भी जीवन है। शरीर को खाना चाहिए, पीना चाहिए, हवा चाहिए, ठंडी चाहिए, गर्मी चाहिए। जीवन को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जीवन को स्नेह चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, कृतज्ञता चाहिए, ममता चाहिए, वात्सल्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए, गौरव चाहिए, तृप्ति चाहिए। तृप्ति शरीर को नहीं चाहिए, तृप्ति जीवन को चाहिए। तब हमें समझ में आता है कि मेरा जो संबंधी है वो भी मानव है, वो भी जीवन रूप में शरीर को चला रहा है। उसकी भी तृप्ति जीवन तृप्ति ही है। जिस प्रकार से मेरी तृप्ति जीवन तृप्ति है, वैसी उसकी तृप्ति भी जीवन तृप्ति है। भ्रमवश उसने स्वयं को शरीर मान लिया है, जैसा अब तक मैंने माना हुआ था। इसलिए वो शरीर प्रधान जी रहा है। किसी समय अगर क्लिक होगा, समझ में आएगा, नहीं मैं जीवन हूं, केवल शरीर नहीं हूं। ऐसे क्षण हमारे और हमारे संबंधी के बीच में संवाद की स्थिति बनेगी। फिर हम मूल्यों पे बात कर पाएंगे, फिर हम जीवन पे बात कर पाएंगे, फिर हम क्रिया पे बात कर पाएंगे कि मेरे अंदर कल्पना होती है, कल्पना की ही तृप्ति मैं चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा विचार आशा की तृप्ति चाहता हूँ। इसके लिए मेरे अंदर आस्वादन चयन क्रिया चलती है। अभी मैं टेम्परेरी चीजों से, मोमेंट्री चीजों से तृप्ति के प्रयास में हूँ, इसलिए इस तरह का चक्कर काट रहा हूँ। जिस क्षण हमें निरंतर चीजों का, इसी में इच्छा में जब आते हैं तो इच्छा चित्रण को बोलते हैं। अभी इस क्रिया को और समझेंगे, चित्रण को कहते हैं। तो चित्रण का जो ये आधार है वो है नहीं। जैसे चयन का आधार आस्वादन है, विचार जो होता है इसको कहते हैं विश्लेषण, एनालिसिस, और इसके पीछे आधार जो काम करता है वो तुलन। तो तुलन के आधार पर विश्लेषण होता है तो विचार की निश्चितता हो जाती है। आस्वादन के आधार पर चयन होता है तो आशापूर्ण हमारा निर्णय होता है। लेकिन चूंकि ये सारा कुछ इच्छा से आ रहा है और इच्छा जो चित्रण क्रिया है उसका आधार ही स्पष्ट नहीं है, हमारे में भी उसका आधार ही हिला हुआ है। ये आधार कहाँ से आ जा रहा है, चित्रण कहाँ से बन रहा है? टीवी के एडवर्टाइजमेंट से, मोबाइल में सोशल मीडिया से, सड़क पे चलती हुई होर्डिंग से, फिल्मों से, किसी के कहने सुनने से, किसी भ्रम वाली किताबों से, वहां से हमारे में चित्रण बन रहा है। वो चित्रण हमें ड्राइव कर रहा है, इसलिए हमारा तुलन विश्लेषण ही बिगड़ जा रहा है, इसलिए हमारा आस्वादन चयन ही गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए मेरा निर्णय गलत हो जा रहा है, जो मेरे लिए भी तृप्तिदायक नहीं है, दूसरे के लिए भी सुखकारी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं भी अतृप्त हूँ और मुझसे दूसरा भी दुखी है, पीड़ा में। अच्छा,
चलिए, तो आपका कहना है कि अभी की बात पे चाय पी लीजिए। हैं? नहीं, अब जब चाय बनी है तो थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, छोटा ब्रेक करेंगे, फिर आकर के चला सकते हो आप? हाँ, अभी इच्छा नहीं है। सुबह का चूरमा अभी पचा नहीं है। देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बिजली भी नहीं है, आवाज़ बोलने में थोड़ी ताकत भी लग रही है। नहीं, मैं चाह रहा था अभी चूंकि एक फ्लो बना हुआ ना, हाँ, तो आप सब भी क्या कि अभी ब्रेक आ गया तो फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा कर लेते हैं 4:30 बजे। ठीक। आज बिजली कुछ ज़्यादा कट रही है ना। हाँ जी, क्या हुआ, रुक जाए? नहीं आप चालू रखिए। ज़्यादा लोग बाहर गए। तो जिस एक इकाई का कल शाम को परिचय हुआ था वो है जीवन, कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं जीवन हूँ, जीवन रूप में शरीर को चला रहा हूँ। मैं जीवन हूँ, शरीर को चला रहा हूँ। शरीर को क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं समाधान चाहता हूँ। समाधान से क्या होगा? समाधान ही मेरा सुख है। समाधान के लिए माध्यम क्या है? तो मेरी इंद्रियों का उपयोग करके मैं समाधान को पाता हूँ। आ रहे हैं। आप जो कहते हैं बाद में उसी पे आते हैं, क्यों? हेलो, 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 हाँ जी। तो हर्ष पूछ रहे हैं चित्रण कहाँ से होता है, कहाँ से होना चाहिए? ठीक है, तो जिस एक इकाई का हमारा परिचय हुआ था उसमें जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था, जहाँ से आप याद करिए कि हमने अपनी ज़रूरतों की लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट को जब हमने क्लासीफाई किया तो उसमें स्पष्टतः दो प्रकार की हमारी ज़रूरतें निकल करके आईं। एक ऐसी ज़रूरतें जो भौतिक हैं और दूसरी ऐसी ज़रूरतें जो अभौतिक हैं। जितनी भौतिक ज़रूरतें थीं वो हमको सीमित मात्रा में चाहिए होता है, जितनी अभौतिक ज़रूरतें हैं वो हमको असीमित मात्रा में चाहिए होता है। जितनी भौतिक ज़रूरतें हैं वो हमको टाइम टू टाइम चाहिए होता है, यानी जब ज़रूरत हो तब चाहिए होता है। लेकिन जितनी हमारी अभौतिक ज़रूरतें हैं, जिसमें हमने सम्मान को, विश्वास को, सुख को, ये सब चीज़ों को रखा था, वो हमें निरंतर चाहिए होता है। एक भी पल, एक भी क्षण का उसमें ब्रेक हमको स्वीकार नहीं है, हमको वो निरंतर चाहिए। ऐसा हम लोगों ने अपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें इस विश्लेषण पे पहुंचे थे कि हमारी दो तरह की ज़रूरतें हैं, एक सीमित, एक असीमित, एक जो है सामयिक, एक निरंतर। एक जो है वो एक की पूर्ति श्रम से होती है, दूसरे की पूर्ति समझ से होती है। ये सारी हम लोगों ने चर्चा किया। ये चर्चा करते हुए हम कहाँ पहुँचे थे? इसका मतलब हम केवल सारी भौतिक ज़रूरतें शरीर को चाहिए, एक भी अभौतिक चीज़ें शरीर को नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं केवल शरीर नहीं हूँ। तो शरीर नहीं हूँ तो क्या हूँ? तो मैं हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ ये मेरा शरीर है, तो इसका मतलब शरीर के साथ एक मैं भी हूँ। तो मैं हूँ और मेरा शरीर है।
उसी को बोला कि इस दर्शन में उसका नाम जीवन रखा गया है। क्यों? क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, तो इसलिए उस इकाई का नाम रखा जीवन। तो शरीर एक जड़ इकाई है, जीवन एक चैतन्य इकाई है। फिर सवाल ये आया, शरीर जो जड़ इकाई है उसको तो हम अपने जूलॉजी में, जीव विज्ञान में, शरीर क्रिया विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, जहाँ हम फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ते हैं, वहाँ हम पूरा का पूरा शरीर को पढ़ते हैं, उसकी कोशिकाओं को, शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन जो चैतन्य क्रिया है, जीवन है, उसको कहाँ समझा जाए? क्योंकि आज भी मैं परेशान शरीर से नहीं हूँ, मैं परेशान अपने विचारों से हूँ, मैं परेशान अपने इच्छाओं से हूँ, मैं परेशान अपने आशाओं से हूँ। जो कुछ मेरा निर्णय हो रहा है, कार्य व्यवहार हो रहा है, उससे मैं परेशान हूँ, मैं शरीर से परेशान नहीं। अगर शरीर को परेशान कर रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे ही कारण शरीर परेशान हो रहा है। क्योंकि मैं ऐसी चीजें खाता हूं जिससे हमको स्वाद मिले, सुख मिले, और वो ज्यादा खा लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है इसको ज्यादा खाने से सुख बढ़ जाएगा। ऐसी चीजों को हमने आहार में शामिल कर लिया है जो हमारे शरीर के लिए आहार है नहीं, और ऐसे ऐसे समय पे हमने आहार लेना शुरू किया है जो कि समय शरीर के आहार के लिए है नहीं। यानी मेरे निर्णय के कारण शरीर भी संकट में आया, तो मैं अपने शरीर को भी संभाल नहीं पा रहा हूं और मैं संबंध को भी संभाल नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं अपने बारे में ही अनभिज्ञ हूं। थोड़ी कहीं टुकड़ों में चर्चा हुई है, लेकिन एक समग्रता में, एक पूरे में मैंने मैं को नहीं समझा है कि मैं क्या हूं, ये जीवन क्या है। तो आज हम लोगों ने लंच के बाद उस पे चर्चा शुरू किया है कि मैं क्या हूं। तो पता चला कि मैं जो है उसमें ही कल्पना होती है, शरीर में कोई कल्पना नहीं होती। जो कल्पना होती है उसको देखा जाए कितने तरह की है, तो इच्छा, विचार, आशा के रूप में 3 प्रकार उसके पकड़ में आए। इच्छा होती है, मेरे में विचार होता है, और मेरे में आशा होती है। जो इच्छा होती है उस क्रिया का नाम चित्रण है, मेरे में कोई चित्र बनता है। इच्छा का मतलब कोई चित्र बनता है। ये चित्र कहां से बनता है? हमने बहुत सी चीजों को मान लिया है। मान्यता का मतलब जो हमने मान लिया है। जैसे बड़े घर में रहने वाले सुखी होते हैं, बड़ी गाड़ी से चलने वाले सुखी होते हैं, बड़ी कंपनियों के बड़े पद पे बैठने वाले सुखी होते हैं, सरकार में बड़े पद पे बैठने वाले सुखी होते हैं। जो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं वो सुखी होते हैं, जो छोटे स्कूल में पढ़ते हैं वो दुखी होते हैं। जो बच्चे अमीर के घर में पैदा हुए हैं वो कोई अपना बड़ा किस्मत कमा के आए हैं। हम अमीर घर पैदा नहीं हुए तो हम दुखी हैं। ऐसा बहुत सारा हम मान के रखे हैं कि अमीरी गरीबी, कल जो चर्चा किया था, अमीरी और गरीबी 2 शब्द हम दे रखे हैं और पता ही नहीं है अमीरी किसको कहते हैं, गरीबी किसको कहते हैं। केवल ये शब्द दे दिया गया, इसकी परिभाषा नहीं है कि गरीब किसको बोला जाए, अमीर किसको बोला जाए। जैसे कल भी चर्चा हुई, सुबह भी चर्चा हुई, अमीर गरीब की गरीबी कितने की? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की। अमीर की गरीबी कितने की? 10, 20, 50 करोड़ की। तो अब अमीरी गरीबी का पता ही नहीं चल रहा है, कौन अमीर है कौन गरीब है। हर अमीर अपने को गरीब मान रहा है और कोई गरीब भी अपने को अमीर मान ही सकता है। तो कुल मिला के अमीरी गरीबी ये शब्द दे दिया गया, ये शब्द ही समस्या खड़ी कर दिया। तो हमारे में मान्यता आ गई, क्या आ गई? पैसे वाले सुखी होते हैं, पद वाले सुखी होते हैं, रूप वाले सुखी होते हैं, बल वाले सुखी होते हैं, अमेरिका वाले सुखी होते हैं, बंबई में रहने वाले सुखी होते हैं, केरल में रहने वाले सुखी होते हैं, कश्मीर में डल झील के किनारे रहने वाले सुखी होते हैं। धन वाले, वो तो पहले ही बोल दिया, धन वाले सुखी होते हैं। ऐसा सब हमने मान्यता में अपने रख लिया। तो अब जो हमारे मान्यता में है, यानी रिकॉर्डिंग है मेरे अंदर, मान्यता का मतलब मेरे अंदर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, वही मान्यता है।
वो सारा का सारा जो रिकॉर्डेड है मेरे अंदर, वही मेरे इच्छा में चित्र के रूप में बार बार उभरता रहता है, अर्थात वही मुझे ड्राइव करता रहता है। उसी चित्र के आधार पर मेरे में विश्लेषण चलने लगता है। विश्लेषण का आधार तुलन होता है, और तुलन 3 प्रकार से अभी हमारे अंदर हो रहा है, प्रिय, हित और लाभ। ये 3 दृष्टियों से मेरे में तुलन होता है। जैसे रसगुल्ले की बात किया था कि हमें प्रिय कौन सा रसगुल्ला है, अच्छा कौन सा लगता है। प्रिय मतलब मेरी इंद्रियों को कौन अच्छा लगता है। हित का मतलब कि उसकी हाइजीन को देखते हैं कि मेरे स्वास्थ्य को नुकसान न करे, या मुझे शुगर है तो कहीं शुगर फ्री रसगुल्ला बनता है क्या, ऐसा हम पता करते हैं। रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, यानी हमें प्रिय है, लेकिन शुगर है फिर भी इच्छा हो रही है, प्रिय है मुझे, तो क्या करेंगे, हित का ध्यान रखते हुए कहीं शुगर फ्री रसगुल्ले का पता करेंगे। फिर लाभ देखेंगे, सस्ता महंगा मेरा पॉकेट कितना अलाउ करता है। तो कोई भी विश्लेषण हम प्रिय हित लाभ के आधार पे करते हैं, और अंत में चाहते क्या है, विचार किस पे चलता है, सुख दुख के आधार पे चलता है। सारा विचार सुख दुख के आधार पे चलता है, और जिसमें सुख की संभावना होती है उसके आधार पे हम आशापूर्ण निर्णय ले लेते हैं। हर आशा हमारी सुख के, यानी सुख के आशा में ही हमारा सारा निर्णय होता है। अब जो निर्णय हुआ उसको एग्जीक्यूट किया हमने, एग्जीक्यूट करने के बाद हम या तो सुखी हुए या तो दुखी हुए। जैसे हमें पढ़ाई लिखाई किए और हमको लगा कि कोई नौकरी हमको चाहिए, ये मेरे में इच्छा हुई, ये एक जॉब चाहिए। अब वो जॉब पे तुलन हुआ, मेरा विश्लेषण चला, विश्लेषण तुलन के आधार पे चला। कौन सा जॉब हमें प्रिय है, कौन सा जॉब ऐसा है जिसमें हमारे शरीर भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा, कौन सा ऐसा जॉब है जिसमें ज्यादा सैलरी आएगी। तो प्रिय हित लाभ के आधार पे हम अपने जॉब पाने का विश्लेषण करते हैं, हमारे में विचार चलता है। यानी कौन सा प्रिय होगा जिससे हम सुखी होंगे, अप्रिय है तो हम दुखी होंगे। कौन सा जॉब है जो मेरे लिए हितकारी है, हितकारी होगा तो सुखी होंगे, अहितकारी होगा तो दुखी होंगे। कौन सा जॉब है जो मेरे लिए लाभकारी है, अर्थात उसमें पेमेंट अच्छा मिलेगा तो सुखी होंगे, अच्छा नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे। तो जिससे जो दुखी होंगे उसको हम काटते रहते हैं, क्रॉस लगाते रहते हैं, सुख वाले चीजों पे सही मार्क लगाते रहते हैं और इसमें से चुन लेते हैं। तो जॉब मिल गया, अब जॉब हम करने लगते हैं। तो जॉब करते हुए या तो सुखी होते हैं या तो दुखी होते हैं। जॉब मिल गया, जैसी आशा के साथ जॉब मिला था, अगर वैसा काम नहीं है, उस ढंग का नहीं है, तो दुखी हो जाते हैं। जब ही दुखी होते हैं फिर सोचते हैं यार ये जॉब तो हमारी गलत है, हमको क्या चाहिए, कोई दूसरी जॉब चाहिए। तो फिर से नई इच्छा हो जाती है। अगर वो जॉब हमें सेटिस्फाई किया तो हम कुछ देर सुखी रहते हैं, कुछ दिन सुखी रहते हैं, कुछ साल सुखी रहते हैं। जो जिस पद पे नौकरी कर रहा है आप उससे पूछेंगे, बोलेगा ये ठीक नहीं। जो जिस बिजनेस में है उससे आप पूछेंगे, बोलेंगे यार कुछ दूसरा सोच लो, इसमें तो ठीक नहीं है। यानी जो जिस चीज में, जॉब में, जिस बिजनेस में, जिस काम में है, किसान से पूछिए किसानी ठीक है, बोलेगा नहीं ठीक है। तो कुछ देर तो सुखी होता है, बाद में वो भी फिर दुखी हो जाता है, फिर वो नई जॉब के तलाश में, नई व्यवसाय के तलाश में, नई चीजों के तलाश में निकल जाता है। जैसे मैंने देश के लगभग 10-20 हजार बच्चों से पूछा है आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला जो बोले कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। किसान के बच्चों से भी पूछा, वो भी किसान बनना नहीं चाहते। हर जगह गांव देहात के किसी बच्चे से पूछा मैंने, तो किसान नहीं बनना चाहते। क्यों ऐसा है? तो मुझे अपना बचपन याद आता है, जब हमारे घर में कहा जाता था पढ़ लिख लो नहीं तो घास छिलोगे। आपके यहाँ कहा जाता है नहीं? पढ़ लिख लो नहीं तो गोबर उठाओगे। यानी गोबर उठाना, भैंस चराना, घास छिलना ये खराब काम है, ऐसा बता दिया गया हमको। जबकि आपको इस पंखे के बिना, एसी के बिना, कैमरे के बिना, गद्दे के बिना, माइक के बिना, खाना के बिना, माइक के बिना, ये सब के बिना तो आपका चल जाएगा, लेकिन खाने के बिना
और ये खाने वाली चीजें कहाँ से आती हैं? उसी घास छीलने, गोबर उठाने, भैंस चराने से आती है। लॉकडाउन में जो लोग भी दुकान में भाग रहे थे, क्या चीज खरीदने के लिए भाग रहे थे? ना कोई लैपटॉप खरीदने भाग रहा था, ना कोई कपड़ा खरीदने, ना जूता खरीदने, ना मोबाइल खरीदने, ना कैमरा खरीदने, ना कोई लग्जरी का आइटम खरीदने, सब खाने के सामान खरीदने के लिए भाग रहे थे। तो जो हमारी मौलिक जरूरत है उसके प्रति ही हम नकारात्मक धारणा पैदा किए हुए कि पढ़ लिख लो नहीं तो घास छिलोगे, पढ़ लिख लो नहीं तो भैंस चराओगे। उसको हमने खराब काम बता दिया। इसीलिए मैं अपना प्रैक्टिस बता रहा हूं कि मैंने लगभग 10,000 बच्चों से पूछा है, एक भी बच्चा नहीं मिला जो कहे कि मुझे किसान बनना है। आपसे अभी पूछा ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं पड़ी। आप में से कोई किसान बनना चाहता है? देखिए, और कितने लोग के घरों पे किसानी होती है? कम होती होगी, ज्यादा होती होगी। तो कुल मिलाकर के जो इच्छा है हमारे में, मान्यता है, वो जॉब की, नौकरी की, पद की वो मान्यता है, और वो मान्यता के आधार पर ही हम ड्राइव हैं। वही हमारे में चित्रण के रूप में है, वही इच्छा के रूप में है। उसी में से बार बार कुछ चीजें निकल करके हमारे चित्रण में आती है। नई नई मान्यताएं भी आती जाती हैं। जैसे बोला ना, कार चमचमाती देख गया, अब वो चित्रण बन गया मेरे में। मैं चलते चलते कोई घर देख गया, अब वो चित्रण बन गया मेरे में। ऐसा घर तो इसको बोलते हैं, हमारा तो झोपड़ा है। हमने कोई कुर्सी देख लिया, बोले कुर्सी तो इसको बोलते हैं, कुर्सी तो ऐसी होनी चाहिए। अब इसका भी चित्र मेरे में बन गया। मैंने किसी का कपड़ा देख लिया, बोले कपड़ा तो ये ठीक है। वो चित्रण बन गया। इस पेन से इस बोर्ड पे लिखते देख लिया, बोला नहीं, पढ़ाने के लिए तो बोर्ड और पेन ही ठीक है, यही अच्छा होगा। ये चित्र मेरे में बन गया। तो चित्र रोज मेरे में नए नए बनते भी जा रहे। पानी की बोतल ऐसी वाली ठीक है, नहीं मेरी तो ठीक नहीं है, बोतल तो ऐसी ही होनी चाहिए। वो चित्र रोज नए बन भी रहे हैं। यानी मेरे में रोज नई मान्यताओं का स्टॉक हाउस, ये चित्रण को मान्यताओं का स्टॉक हाउस बोलते हैं। इसमें रोज नई मान्यताएं स्टॉक हो रही हैं और पहले वाली भी स्टॉक है। यही निकल के चित्रण के रूप में आती है। बार बार मेरी इच्छा बनती है और इसके आधार पे मेरे में तुलन विश्लेषण होता है। उसके आधार पे मेरे में आस्वादन चयन होता है और सुख की आशा में ही सारा विचार सुख दुख को लेकर के चलता है और सुख की आशा में मेरा चयन हो जाता है और उस चयन के आधार पर मैं कुछ चीजों को एग्जीक्यूट करता हूँ, अर्थात करने लग जाता हूँ। तो या तो दुखी होता हूँ तो तुरंत मेरे में नई इच्छा आ जाती है। अगर सुखी होता हूँ तो कुछ क्षण तक ही रहता हूँ, बाद में फिर दुखी होता हूँ और फिर से मेरे अंदर नई इच्छा आ जाती है। तो ऐसा चक्कर मेरे में चलता रहता है, और ये मेरे में हर क्षण हर पल चल रहा है। इस समय हम बैठे हुए हैं तो भी चल रहा है। कुछ लोगों के अंदर चल ही रहा होगा, क्यों चाय मना कर दिए, टाइम हो गया था, संकेत भी आ गया था। अब इच्छा में चाय ही घूम रही है। हम बोल रहे हैं कि चित्रण होता है, तुलन होता है, विश्लेषण होता है। उनको लग रहा है चाय तो मेरी छूट गई, चाय तो गई। तो चल रहा है, इच्छा में वो आ गया, चित्रण में आ गया। अब चाय का स्वाद आ रहा है। अब क्या आ रहा है? आस्वादन आ रहा है, लेकिन चयन कर नहीं पा रहे। बाध्यता क्या है? आस्वादन तो आ रहा है, चयन कर नहीं पा रहे। ये आप में हो रहा है, हमेशा हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर पल हो रहा है। तभी तो आप अपना पोस्चर बदल रहे हैं, तभी तो आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आस्वादन चयन आप में चल रहा है और हर चयन सुख के अर्थ में हो रहा है। अब चले चाय पीने? नहीं, मतलब इसके आगे फिर अपन क्या करें? मतलब जब दुख मिलता है तो अभी आगे चलना है। अभी इधर का तो खाली है। अच्छा, ये अभी खाली है, अभी इसकी चर्चा नहीं है जी। अभी तो जो मेरे में हो रहा है उतने की चर्चा हुई। हाँ, क्या करना चाहिए वो वाली चर्चा अभी नहीं हुई, क्योंकि पहले तो इसी को सेटल कर लिया जाए कि मेरे में ये हो रहा है। ये समझ लग सही है, ये अपने अंदर दिखने लग जाए, हाँ मेरे में हो रहा है, हाँ मेरे में हो रहा है। और जब ये पता चलता है मेरे में हो रहा है, तभी मेरे में निश्चितता होती है, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं जीवन हूँ। अच्छा, वो जीवन को आइडेंटिफाई करने का ये मेरे में चूंकि चल रहा है, इसलिए इसको देख सकते हैं, इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अभी ये जो हो नहीं रहा है, जो होना है उसकी चर्चा करेंगे। आज करेंगे या कल करेंगे जी। कि जो ऊपर की फैकल्टी, अभी तो इतनी फैकल्टी की चर्चा हुई है ना, कितने की? अभी 4.5 की चर्चा हुई है। अभी इसमें देखिए एरो ये बनाए हैं, तुलन की 3 दृष्टियां केवल रखे हैं, अभी 3 दृष्टियां और है। अच्छा, तो देखेंगे चित्रण, विश्लेषण, तुलन, आस्वादन, चयन, ये 5 क्रियाएं हैं, लेकिन तुलन अभी आधा हो रहा है, इसलिए 4.5 क्रिया है। तो अभी हम 4.5 क्रिया में जी रहे हैं, और अभी हम 4.5 की चर्चा भी कर रहे हैं। कुल क्रियाएं 10 होती है। अच्छा, तो 10 में से 4.5 में हम जी रहे हैं, अर्थात 45% मार्क्स हैं हमारे। अटेंड ही नहीं किया तुमने कुछ? अटेंड ही नहीं किया, इसीलिए क्या होता है? हैं? आस्वादन मतलब स्वाद, टेस्ट आना। जैसे स्वाद का मतलब केवल जीभ से ही नहीं, कान से भी आता है। जैसे टेस्ट, आप संगीत सुनना चाहते हैं, हाँ, जैसे कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं उसका टेस्ट आपको आता है। नहीं ये बंद करो, ये गाना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा वाला गाना लगाओ। ठोकर खाता फिर भी सीखता क्यों नहीं? वो मतलब लगभग जीवन यही चल रहा है सभी का। वो हर बार दाव नहीं खेलता है, इस बार यार इसमें मजा नहीं आया, उसमें ऐसा व्यवसाय करके देख ले, क्योंकि उतने में ही अटेम्प्ट सारा कर रहा है। अटेम्प्ट सारा उतने में ही कर रहा है जितने में कुछ मिलना नहीं है, उसी में वैरायटी क्वांटिटी बदल बदल के कर रहा है। आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिल रहा है। वो वाली फैकल्टी चालू ही नहीं हुई है, वो वाला कोर्स का पता भी नहीं है जी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जैसे गंध, एक होती है सुगंध, एक होती है दुर्गंध। ये क्या होती है? किसको अच्छी लगे? अच्छे हो। तो हो सकता है कोई चीज मेरे लिए सुगंध हो, आपके लिए दुर्गंध हो। जैसे कभी कभी मैं मतलब दिल्ली मेट्रो में जब चलता था, दिल्ली में था, तो कोई जो है वो बहन अंदर चढ़ती थी या भाई कोई चढ़ते थे किसी सुगंध के साथ, तो कोई भाई रुमाल से नाक बंद कर लेते थे, उनको वो सुगंध नहीं लगता। जितने जो ये हैं अपने, आजकल क्या चल रहा है जी, तो ये सब जितने हैं, ये हो सकता है आपको कोई अच्छा लग रहा, हो सकता है मुझे ना अच्छा लग रहा। तो ये सुगंध और दुर्गंध तो एक्चुअली होता है गंध। सु और दु आप अपना अलग अलग लगाते हैं, किसी के लिए कोई सुगंध है, किसी के लिए दुर्गंध है। तो ये जो सुगंध और दुर्गंध है, ये टेस्ट ही है, आस्वादन ही है। इसलिए दृश्य, हाँ बहुत अच्छा दृश्य है, ये आस्वादन ही है। वो आँख से हो रहा है, आँख से हो रहा है, गंध नाक से हो रहा है जी। तो इंद्रियों से जो होता है, हाँ कितना मुलायम है, कितना कठोर है। अच्छा नहीं होता, अच्छा लगता है। हो सकता है अच्छा ना हो, अच्छा लगे, लेकिन स्वाद आता है। अच्छा नहीं लगता, उसका भी स्वाद ही आता है। तो मेरे अंदर जो स्वाद आता है, किसका? शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। ये 5 तरह के स्वाद आते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियां हमारी जो है। शब्द का स्पर्श, शब्द का संबंध कान से है, स्पर्श का त्वचा से है, गंध का नाक से है, तो शब्द, स्पर्श, रूप का नाक, आंख से है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस का जीभ से, और गंध का नाक से है। तो ये सभी स्वाद ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमारी इंद्रियों के विषय कहे गए हैं अपने वांग में। ठीक, ये विषय जो है पशु चेतना का, मानव चेतना के नहीं है। पशु चेतना के विषय आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मानव चेतना के नहीं है। मानव चेतना के जो विषय है वो अध्ययन में आता है, वो विषय से बदल के एषणा में चला जाता है। लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, वो आगे और अध्ययन में जाएंगे तो आता है, फिर ये विषय नहीं रहता। ये पशु चेतना के विषय इसलिए कहे गए हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों में पशु नियंत्रित है, इसलिए इसको पशु का विषय कहा गया। मानव इन चारों में अनियंत्रित है। इन्हीं चारों में उसने धरती पे सारे अपराध किए हैं, धरती के साथ, आदमी के साथ, इसलिए मानव का विषय है नहीं, क्योंकि मानव इन चारों को सुख प्राप्त करने के लिए लगा दिया। जबकि ये चारों क्या चीज है? ये विषय है, इंद्रियों के माध्यम से तृप्त होते। जो चीज इंद्रियों के माध्यम से मिलता है, वो उससे सुख आपको निरंतर हो ही नहीं सकता। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये स्वाद ही है। वो आस्वादन मेरे में होता है, उसके आधार पे चयन करते हैं। अच्छा ये है, हाँ ये गंध अच्छा रहा, दे दो, ये वाला फूल दे दो।
जीभ पे टेस्ट आया, हाँ हाँ ये ठीक है, ये वाला दे दो। मिठाई वाला कहता है, जब आप कहते हैं अरे ये मिठाई ठीक है, वो मिठाई ठीक है, अरे थोड़ा चख के तो देख लीजिए, तो आप चखते हैं हाँ ये ठीक है, दे दो 1 किलो। ऐसे ही दृश्य कोई देख करके आप चयन कर लेते हैं, हाँ यहाँ घूमने जाना है। जैसे आप अभी दूरबीन लगा के झील को देख रहे थे, क्यों? क्योंकि आपका मन कर रहा था, आपको टेस्ट आ रहा था अच्छे दृश्य का, स्वाद आ रहा था रूप का। ये सब स्वाद ही है, आस्वादन ही है। आस्वादन के आधार पर ही चयन होता है, कोई भी चयन बिना आस्वादन के नहीं होता, उसके पहले आस्वादन हो ही जाता है। अच्छा, ये चलता बहुत तेज गति से, ऐसा नहीं है कि आज इच्छा हुई है तो कल उस पे तुलन होगा, परसों उसका विश्लेषण होगा, उसके बाद उसका आस्वादन होगा, उसके 1 महीने बाद चयन होगा, ऐसा नहीं है। मतलब माइक्रो सेकंड में हो जाता है। हाँ, बहुत तेजी से होता है, क्योंकि जीवन की गति ही बहुत तेज है। ये समझने के लिए अलग अलग चर्चा हो रही है, होता एक साथ है, तेजी से होता है, लेकिन होता ही है। हम लोग अपने में जांच सकते हैं इसको। भैया वो वहाँ पे विचार में जैसा बता रहे थे कि विश्लेषण के बाद पहले तुलन होता है, फिर विश्लेषण के बाद अपन विचार में सुख और दुख के अकॉर्डिंग क्रॉस 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 और राइट जो होता है वो करते हैं। पर वो काम तो अपन चयन में करते हैं ना, सिलेक्शन वाला काम। विचार के स्तर पे यानी विश्लेषण हो चुका होता है। जैसे आपको इच्छा हुई कि आपको एक मकान बनाना है, आपको इच्छा हो गई कि एक मकान बनाना है, इच्छा हो गई, चित्र उसका आ गया, चित्रण हो गया। अब उस पे विश्लेषण होता है। क्या विश्लेषण होता है? इसमें 3 बेडरूम होंगे, 2 टॉयलेट अंदर होगा, 1 बाहर होगा, 1 किचन होगा, 1 हॉल होगा और 1 लॉबी होगी। ऐसे ऐसे करके हम अपना विचार करते हैं। अब ये विचार, ऐसा क्यों विचार कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा ऐसा होगा तो हमारी जो परिवार की स्थिति है, सब लोग ठीक से रह सकेंगे, कोई कलेश नहीं होगा, सब लोग आराम से रह सकेंगे। तो जो जो चीजें हमको ठीक लग रही हैं कि ये ठीक रहेगा ठीक रहेगा ठीक रहेगा, वो हम कर लिए। अब जब आस्वादन उस मकान का होने लगता है तो बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो जाता है। मतलब बेडरूम किस साइज के होंगे, किस किस साइज के होंगे, किचन किस साइज में, किस डायरेक्शन में होगा, टॉयलेट अटैच होगा या थोड़ा दूर होगा, लॉबी कहाँ पर होगी, अंदर होगी या बाहर होगी, सीढ़ियाँ कहाँ पर होंगी। अब एकदम प्रिसाइज, मतलब बिल्कुल ही हम जा करके स्वाद आ रहा है उसका मकान, फिर हम चयन कर लेते हैं। तो वहां सुख दुख के अर्थ में नहीं हो रहा है, अब हम बिल्कुल चयन करने के करीब पहुंचे हैं। सुख दुख के अर्थ में सारा विश्लेषण ही होता है, उसी को विचार बोलते हैं, विश्लेषण को ही विचार बोलते हैं। तो विचार वो स्तर है जहाँ पे विचार एक शक्ति है, जिस शक्ति के कारण विश्लेषण होता है। अब इसमें बल भी लिख देते हैं तब और स्पष्ट हो जाएगा। आस्वादन जिस बल से होता है उसको मन बोलते हैं। तुलन जिस बल से होता है उसको वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति बल से तुलन होता है, मनोबल से आस्वादन होता है, और इससे जो शक्ति उत्पन्न होती है इसको विचार बोलते हैं। इससे जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको आशा बोलते हैं। तो जो विश्लेषण है वो विचार शक्ति है, जो आशा है वो चयन शक्ति है, जो आस्वादन है वो मन, इसका जो फैकल्टी कौन सा है, मन, उसको बोलते हैं मन। इसी को मन बोलते हैं, जो मन का हम लोग कई दिन से नाम ले रहे थे। जहां आस्वादन होता है वो मन है। इस आस्वादन के कारण चयन होता है, तो मन की जो शक्ति है वो आशा है। क्योंकि बल जो होता है वो बैक में रहता है, काम शक्ति करती है। आप लोग जो साइंस सभी लगभग पढ़े ही होंगे कि फोर्स एंड एनर्जी या पावर, तो काम पावर से होता है, उसके पीछे कोई फोर्स होता है। तो ये जो पावर है वो आशा है, इसके पीछे फोर्स जो है वो मन है। तो मन जो फोर्स है उसके कारण आस्वादन है, और जो शक्ति जो है वो पावर, जो आशा है वो चयन के कारण है। यानी चयन जो है शक्ति है। तो अभी जैसे आपको में कोई आस्वादन आ रहा है, आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, यानी शक्ति कमजोर है, थोड़ी नहीं कर पा रहे हैं अभी।
तो बल और शक्ति के रूप में हमारे जीवन में मन और आशा, बल और शक्ति के रूप में वृत्ति और विचार। हाँ, सबको सुनाई नहीं दे रहा है, माइक लगाया जाए। मन के ऊपर आस्वादन होता है, आस्वादन के ऊपर चयन होता है और चयन के ऊपर आशा, है ना? मन जो है एक बल है, उस बल के कारण ही आस्वादन मेरे में चल रहा है। उस आस्वादन के का पर्पज क्या है? कुछ चयन हमको करना है, इसलिए आस्वादन चल रहा है। वो जो चयन हो रहा है उसके पीछे जो शक्ति है उसका नाम है आशा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर क्रिया हमको देखना है तो आस्वादन और चयन ही क्रिया है। मन और आशा ये नाम है केवल। जैसे आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का, ये आपका नाम है, बाकी आप हैं क्या? आप जीवन है, शरीर को चला रहे हैं। तो क्रिया के रूप में क्या है? जीवन है और शरीर है, लेकिन आपका एक नाम रख दिया अनुष्का। तो वैसे ही जो आस्वादन की का बल है उसका नाम रख दिया मन, और जो चयन की शक्ति है उसका नाम रख दिया आशा। वो केवल नाम है, वो क्रिया नहीं है। क्रिया तो आस्वादन और चयन ही है। हम पहचान सकते हैं क्रिया को अपने अंदर, अगर हम पहचानेंगे तो आस्वादन और चयन को ही पहचानेंगे। वृत्ति का मतलब है, वृत्ति केवल एक नाम है। जैसे मन एक बल है, वैसे वृत्ति एक नाम है किसका? जिसके कारण तुलन हो रहा है। यानी तुलन जो बल है उसका नाम वृत्ति है। बस क्रिया तुलन है, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। तो कंपैरिजन को हम पहचान सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर कंपैरिजन हो रहा है। अब जिसके कारण वो हो रहा है वही वृत्ति है, तो वृत्ति उसका नाम है केवल। जैसे आप यहां बैठे हुए हैं तो आप कौन बैठे हैं? हर्ष बैठे हैं क्या आप? जीवन और शरीर है। तो क्रिया के रूप में जीवन और शरीर है। आपको बुलाने के लिए नाम रख दिया हर्ष। हाँ, वैसे ही क्रिया के रूप में तुलन है, उसका नाम रख दिया कि वो वृत्ति में होता है। अपने अंदर क्रिया देखेंगे तुलन ही पहचान पाएंगे, वृत्ति नहीं पहचान पाएंगे। अपने अंदर क्रिया देखेंगे तो विश्लेषण ही पहचान पाएंगे। मेरे अंदर एनालिसिस चल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। माइक। आस्वादन समझ में आया क्या होता है? माइक दीजिए। हाँ जी। आस्वादन, जैसे कि हम कोई स्वाद लेते हैं ना, जैसे कि हम वैसे तो हम स्वाद अपने मुंह और जीभ द्वारा लेते हैं, पर ये जो आस्वादन है ना, वह आस्वादन तो हम आँख द्वारा, कान द्वारा, नाकों द्वारा लेते हैं, वो होता है आस्वादन। हाँ, तो उसके द्वारा आस्वादन करते हैं, और जब अभी इन्वॉल्व नहीं है तो भी आस्वादन हो रहा है। जैसे आपको कहा जाए कि कल रसगुल्ला मिलेगा, आप अगर रसगुल्ला खाए होंगे तो उसका स्वाद आपको थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया होगा, जबकि रसगुल्ला है नहीं, जीभ पे जा नहीं रहा है, लेकिन स्वाद आ रहा है, यही आस्वादन है। तो ये आस्वादन की जो शक्ति, जो बल मिल रहा है उसका नाम मन है। इसके लिए बल मिल रहा है, कोई बल है जो इसके पीछे काम कर रहा है, उसका नाम मन है। केवल नाम है, क्रिया आस्वादन ही है। या इसको और आप समझ सकते हो तो जो आस्वादन हो रहा है, जहां पर हो रहा है वही मन है। जीवन के अंदर जिस फैकल्टी में आस्वादन हो रहा है वही मन है, जिसके कारण आस्वादन हो रहा है वही मन है। हाँ हाँ, उसमें से एक स्तर मन है जी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं अनुष्का? भैया, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे मैंने चित्रण किया कि मेरे को सोना है, तो इच्छा हुई कि सोना है, तो माइंड में चित्रण आया कि मतलब तुलन हुआ फिर कि कहाँ पे सोऊं, यानी कि बेड पे सोना है या नीचे सोना है।
और ये प्रिय हित लाभ में आया। और फिर मैंने विचार किया कि विचार में क्या होगा, बताओ, हम तो बता दिए कि सुख मतलब सोने से सुख दुख मतलब मुझे सुख की प्राप्ति। जो विश्लेषण हो रहा है वही विचार है, यानी विश्लेषण चल रहा है वही विचार है। क्या विश्लेषण चल रहा है कि बिस्तर पे सो करके सुख मिलेगा या जमीन पे सो के सुख मिलेगा? सुख मिलेगा, हाँ। ठीक है। सुख दुख का चयन, यानी सुख का सुख दुख के आधार पर फिर स्वाद आने लगता है। फिर स्वाद आता है और फिर चयन करते हैं, फिर कार्य और व्यवहार, मतलब कार्य करते हैं कि सोना है। हाँ, मतलब फिर चयन कर लिया कि सोना है, जमीन पे सोना है, तय कर लिया। हाँ, वो कार्य। ये जो विश्लेषण में तय हो गया था कि मुझे जो है सर्वाइकल प्रॉब्लम है, मैं गद्दे पे सोऊंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे जमीन पे सोना, ये हित दृष्टि है। हाँ। हित दृष्टि क्या है कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो मैं अगर मोटे गद्दे पे बिस्तर पे सोऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी, इसलिए मैं चटाई पे सोऊंगा। लेकिन अगर प्रिय दृष्टि हमारा हावी है तो कहेगा जाने दो सर्वाइकल, हमको तो सोना मोटे गद्दे पर ही है। तो ये देखना पड़ेगा मेरी कौन सी दृष्टि हावी है मेरे पे। कभी कभी प्रिय दृष्टि इतना हावी होती है कि हम हित का जरा भी ध्यान नहीं रखते। जैसे शुगर हुआ है और अच्छे तरह की मिठाइयां रखी हुई हैं, सोचते छोड़ो यार 2 गोली बाद में ज्यादा और खा लेंगे। ये क्या है? प्रिय दृष्टि हावी हो गई। तो कभी प्रिय दृष्टि हावी होती है, कभी हित दृष्टि हावी होती है, कभी लाभ दृष्टि हावी होती है। कभी कभी लाभ के चक्कर में हम प्रिय हित दोनों को ही छोड़ देते हैं, और कभी कभी हित के लिए हम प्रिय लाभ दोनों को छोड़ देते हैं, और कभी कभी प्रिय के लिए हम हित लाभ दोनों को छोड़ देते हैं, और कभी कभी प्रिय हित लाभ तीनों में संतुलन भी बना के रखते हैं। उससे भी कुछ होना नहीं है तो प्रिय हित लाभ ही, इंद्रियों की तृप्ति ही है। भैया एक क्वेश्चन और था, जैसे ये तो हुआ कार्य में, जैसे मैंने ये किया, और यही मैं व्यवहार में करूँ तो जैसे मेरे और मम्मी के बीच में लड़ाई हो गई, तो मेरे को वहाँ पे कैसे चित्रण बना कि क्या बोलना है, कि मतलब वो एक तो होता है कि कटु वचन बोल दूँ, तो वहाँ पे चित्रण हुआ कि क्या बोलना है, वो व्यवहार में कैसे होगा मेरे को थोड़ा। हाँ, तो क्यों लड़ाई झगड़ा ही लेके आ रही हो? तो उसी का विश्लेषण करना है। तो व्यवहार में भी तो होगा ना कि बढ़िया। तो व्यवहार का मतलब होता है, व्यवहार का मतलब होता है जिसमें विश्वास सम्मान सुनिश्चित हो, उसको व्यवहार बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा को व्यवहार नहीं बोलते। थोड़ा सा भाषा करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोगों को स्वाद बहुत देर से आ रहा है। आपने जिसने के बाद क्या बोला है? अभी चाय के बाद बोलेंगे। एक बार बता दीजिए। जिसने आपने व्यवहार का बताया था ना? जिसमें विश्वास और सम्मान सुनिश्चित हो वो व्यवहार है। ओके। फिर आगे और चर्चा करेंगे चाय के बाद। ओके, थैंक यू।